हेलो। गुड इवनिंग। क्या हाल है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? चलो सुनाई देगा। क्या हाल है? खुश है ना? अभी 21 डेज का जो है लॉकडाउन हुआ है, तो हमें क्या, तो बात यह है कि 21 डेज जो लॉकडाउन हुआ है, इसको हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, इसको हम नेगेटिवली भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अभी जो सोच विचार करना है, कौन सा विचार? सोच विचार जो करना है कि अगर हम दुखी होकर भी रहे तो ये 21 डेज लॉकडाउन होगा, और अगर हम खुश होकर भी रहे तो 21 डेज लॉकडाउन होगा। इसके लिए जो चीज़ का हमें ज़रूरत है, जितना चीज़ का हमें ज़रूरत है वो थोड़ा सा इस्तेमाल करें, मतलब जो हमें जुगाड़ कर ले। ठीक है, तो बात वही है कि ये जो एक झंड में बंदा मिल गया, एच मिश्रा, ये कहीं का झंड है, ये हमारा स्टूडेंट नहीं है। तो ऐसे कुछ होता है, कुछ पीस ऐसे होता है कि ये ऐसे झंड टाइप का पीस भी हमारे पास आता है। बट चलो वो सब छोड़ो, मतलब मेन बात क्या हो रहा है कि हमें खुश रहना है। तो आप खुश रहे, सबसे पहले बात है कि लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो हमें जो है हमें खुश रहना है। और ये बात ध्यान रखें कि आप अगर दुखी रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर कम होगा। अगर आप दुखी रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर कम होगा, और अगर आपका इम्यूनिटी पावर कम होगा तो जल्दी से जल्दी कोरोना ना हो तो कोई तो ना पकड़ लेगा। जुगाड़ समझ में आया? तो इसलिए क्या होता है कि हम पहले खुश रहे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हंसते रहे, हमेशा घर में रहे तो हमेशा जो है खुश मिसाल रहे, हमेशा दुखी ना रहे, हमेशा खुश मिसाल रहे। तो आपको घर में भी रहना है तो आप हमेशा खुश होके रहे। मतलब ये मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अगर घर में भी रहेंगे तो खुश होके बैठ रहे, 21 डेज बैठे तो खुश होके बैठे। एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हमें कुछ दिनों से पता चला कि मान लो कि ये जो शादीशुदा आदमी है ये लोग बहुत दुखी होके घूमता रहता है। ओके, कुछ शादीशुदा जो आदमी है वो ज़्यादातर दुखी होके घूमता रहता है, देखे होंगे। तो जैसे हमने पूछा कि बताओ एक शादीशुदा आदमी को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, खुश रहने के लिए, तब जाके पता चला कि ऐसे होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बात हमारे पास आया, लेकिन जो फाइनली आया वो सबसे टॉप विषय है कि आप जो है, आप जो बातचीत करते हो, ठीक है, वो कितना नॉनसेंस टाइप का बात करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या है ना, मतलब यही होता है कि आपका जो नेचर है, जो आपका नेचर है वो नेचर जो है कितना फनी टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यू शुड बी फनी, घर में भी रहे तो दुखी दुखात्मा होके ना रहे, ठीक है, खुश होके रहे। 21 डेज घर में ही रहना है, पहले तो ये बात तैयार कर ले कि रहना है, ठीक है, बाई फोर्स यू हैव टू। तो आपको अगर रहना है तो आप दुखी होकर रहे। कुछ लोग बोलेंगे हम तो दुखी होकर रहेंगे, कोई लोग बोल रहे हैं हमारा जिंदगी खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। देखो ऐसे होने का आप बहुत सारे बता सकते हैं, और वी कैन टेक इट पॉजिटिव, हम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, हम इसको निगेटिवली भी ले सकते हैं, हम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसको पॉजिटिवली सोचे कि हमारा जो प्रॉब्लम है इसको अगर पॉजिटिवली हम सोचे तो क्या होगा ना, अगर पॉजिटिवली हम सोचते हैं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट हम सोचते हैं, तो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि 21 डेज हम घर में बैठ के पढ़ाई कर सकता है। जो मैंने बोला हूँ 8 घंटा सोना है, ठीक है, 8 घंटा सोना है, और आपको 16 घंटा पढ़ना है। तो आपको 8 घंटा सोना है, 16 घंटा पढ़ना है, सिंपल हिसाब है। तो 8 घंटा सोते रहे और 16 घंटा पढ़ते रहे, कौन मना कर रहा है आपको? तो इसलिए क्या करना चाहिए ना, जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है वो होता है कि हम खुश रहे, हमेशा खुश रहे, ठीक है। 21 डेज लॉकडाउन हुआ तो हम उससे भी खुश हैं,
ठीक है, कैसे खुश है उसका जुगाड़ मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हम खुश रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू कर सकता है, वो तो हम बता देंगे प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन पहले तो बात ध्यान रखें, इसमें हमें खुश रहना है, और घर में भी जब रहे दुखी होकर ना रहे, हमेशा जो है हमेशा हंसते रहिए। ठीक है, जो हंसना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुखी होकर रहने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जो भी कारण है, कोई भी आलतू फालतू कारण से जो है आप हंसते रहिए। ठीक है, जब आज ऐसे हंसते रहेंगे तो आपको कोई भी वायरस, कोरोना तो क्या दुनिया का कोई भी वायरस नहीं पकड़ सकता। जुगाड़ समझ में आया? तो इसलिए क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी पावर एकदम एकदम तोप तरीका से रहना चाहिए। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ना, हमें जो है एकदम खुश होकर रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं ज़्यादा बोलता हूँ, तो जो है दैट इज कोड वर्ड ऑफ आवर स्टूडेंट। तो इसके लिए तो आप लोग बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा जो जुगाड़ है वो चलता रहेगा। चलो, जो बात मैं कर रहा हूँ, देखो 21 डेज है, और ऐसे ना इसको बहुत ज़्यादा दिन ना समझे। कुछ लोग पहले से ही 21 डेज को समझ रहे हैं 21 ईयर्स, ऐसा ना समझे। इसमें अगर आप देखोगे, आप 2 से 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर पाओगे, 2 से 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर पाओगे। तो इसके कारण क्या होगा ना, आपको एक सब्जेक्ट पकड़े जिसमें मैंने बोला हूं कि मेरा प्रोडक्शन है, मैं तो अभी लाइव आ रहा हूं और लाइव आता रहूंगा, क्योंकि मैं भी जो है मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट के साथ हम मिल रहे और हम खुशी खुशी रहे। ठीक है, प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। कोरोना वायरस आया, उसका सॉल्यूशन यही है कि हमें 21 डेज लॉकडाउन रहना है। जब ये सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन हम फॉलो करें। दूसरा होता है कि पढ़ाई का जब बात है, प्रिपरेशन का जब बात है, जब प्रिपरेशन का बात है तो प्रिपरेशन करें। तो प्रिपरेशन का क्या बात है ना, उसके लिए जम के प्रैक्टिस करें। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए जहाँ तक बात आया, अभी आपने देखे होंगे हम जो बहुत सारे इसमें शेयर किए थे, फेसबुक में भी शेयर किए थे, कि हमारा जो मेडिजी का स्टूडेंट पोर्टल है, मेडिजी का स्टूडेंट पोर्टल है, मेडिजी का स्टूडेंट पोर्टल, मेडिजी का स्टूडेंट पोर्टल है, वो स्टूडेंट पोर्टल, जो मेडिजी का स्टूडेंट पोर्टल है, वो स्टूडेंट पोर्टल में जो है हमारा क्या हो रहा है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर प्रैक्टिस। तो आप सारे जो है स्टूडेंट पोर्टल से, मेडिजी का जो स्टूडेंट पोर्टल है उसमें पहले लॉगिन करें, और उसके बाद जो प्रैक्टिस करने बोला है वो प्रैक्टिस करने के लिए मेडिजी का स्टूडेंट पोर्टल में प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास आपको क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट का आता है उसका प्रिपरेशन पहले करें ना। अब जुगाड़ समझो, जैसे मैं करा रहा हूँ, देखो एक आदमी से सब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको लाइव सेशन करा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपको खुश कैसे रहना है। ठीक है, आपको खुश रहना है और खुश रह के अपना काम करते रहना है। इसलिए दुखी होने से कोई बात नहीं, हमेशा खुश रहे और खुश रह के अपना काम करे। क्लियर हुआ विषय? तो आप बोलोगे मैं दुखी हूँ, मैं दुखात्मा हूँ, आप दुखी दुखात्मा होकर क्या कर लोगे? आपको क्या दुखी दुखात्मा होने से बाहर जाने थोड़ी देगा, और बाहर जाना खतरा से कम तो है नहीं। तो उसके कारण बाहर से पकड़ पाड़ के कोरोना क्यों लेके आऊँ? उससे अच्छा है घर में बैठ के प्रिपरेशन करें। तो आप जहाँ भी है, आप घर में हैं, आप पीजी में हैं, जहाँ भी है, तो आप क्या करें, प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। और उसका प्रिपरेशन मतलब जो है कि आप नया कोई चीज़ डेवलप करने जाए तो दिक्कत होगा। उसके लिए क्या होता है कि जो भी पुराना चीज़ है उसमें प्रैक्टिस करें। आपको मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस जो है वही करेक्ट प्रैक्टिस, नॉट ओनली प्रैक्टिस, करेक्ट प्रैक्टिस जो है, करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप करेक्ट प्रैक्टिस करें। क्या करेक्ट प्रैक्टिस ना, जो भी हम पढ़ाए थे उसके बाद आपके पास बुक्स है, ये है, वो सब अवेलेबल है। फिर मेडिजी का जो स्टूडेंट पोर्टल है उसमें क्वेश्चन अपलोड किया गया, और इतना दिन जब आएगा उसके बाद और भी अपलोड होगा, तो उसके लिए आप उसमें भी बात करें। और हाँ, एकदम मैंने फेसबुक में दे चुका हूँ, और बहुत सारे आपका टेलीग्राम चैनल से हर जगह से भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप जो है वो करें, मतलब जो है ऑनलाइन में जो उसमें पोर्टल में जो भी मिल रहा है उसको भी प्रैक्टिस करें। मैं जो बता रहा हूँ वो तो प्रैक्टिस करे ही करें। ठीक है, मेटल कटिंग थ्योरी कवर कर दो, इसको कराऊंगा, कोई चिंता ना करो। ठीक है, वो मेटल कटिंग का ही कवर करना भी शुरू किया हूँ। बट मेन प्रॉब्लम है कि जो बंदा दुखी है, उसको दुखात्मा है, पहले तो दुख का खत्म करे। पढ़ाना तो पढ़ा ही देंगे, उसमें क्या करना है, एक बार पढ़ा दिया और भी पढ़ा देंगे, 10 बार पढ़ाने बोला हम पढ़ा देंगे, देयर इज नो इशू। बट प्रॉब्लम एक ही है कि हम जो है खुश होके काम हम शुरू करें। तो हमारे लिए जो है कि मैंने जो टॉपिक आपको बताया था वो टॉपिक के बारे में हम बातचीत करेंगे, जो टॉपिक आपको बताया था। बट पहले जो है उसका खुश होके सोच विचार करें। ठीक है, मेट्रोलॉजी पढ़ाना है, उसका जो एक एक करके शुरू होगा, एक एक करके खत्म होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, बट ऑब्वियसली हम एक एक करके शुरू करेंगे और करते भी जाएंगे। और ये तो आपको समझ में आ ही गया कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह से लॉकडाउन शुरू किया है और करना भी चाहिए, तो इसके लिए आपको रहना तो पड़ेगा।
ठीक है। और जब इसमें रहना पड़ेगा तो उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमें खुश होकर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो हमें पहले खुश रहना है और उसके बाद जाके हमें प्रैक्टिस करते रहना है। पहले हमें खुश रहना है, उसके बाद जाके हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो मेटल कटिंग का सबके पास पीपीटी अभी आज ये मत बोलना कि मेरे पास जो है वो पीडीएफ नहीं है, ठीक है। वो पीडीएफ जो है मैंने पहले बार दे चुका हूँ, उसका लिंक भी हमेशा हर स्टूडेंट को मैंने भेजा हूँ, हर स्टूडेंट को लिंक भेजा था कि कौन सा लिंक से ये पीपीटी हमें मिलेगा, तो वही है, ठीक है, वही हमारा शुरुआत है। तो मेरे हिसाब से पेज नंबर 21 तक हम गए थे, 21 तक, 20 नहीं 11 तक गए थे, 11। तो पेज नंबर 11 तक हम गए थे, उसके बाद हम सोच विचार शुरू करें, ठीक है। तो पहला तो विषय है कि आप खुश रहे। अच्छा, एक और भी जुगाड़ है, ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू ये काम हो रहा है और किसी भी टाइम में इंटरनेट धोखा दे सकते हैं, ठीक है। पेज 11 तक हुआ था, वेरी गुड, मैंने भी बोल रहा हूँ 11 तक हुआ था, पहले 21 तक बोला था, तो 11 तक हुआ था। अच्छा, ये इंटरनेट अगर कभी गलती हुआ, किसी हालत में हमारा लाइव सेशन बंद हुआ, तो मैं तुरंत दोबारा दूसरा लाइव सेशन शुरू कर दूंगा। जुगाड़ ये मुझे पता चल गया कि अगर कोई भी इंटरनेट के कारण, किसी भी कारण से अगर ये हमारा जो अभी लाइव सेशन चल रहा है, लाइव सेशन डिस्ट्रैक्ट होता है कि बंद होता है कोई भी कारण से, चाहे कोई कुछ भी हो, तुरंत जो है हमने दूसरा सेशन शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे, ठीक है। जुगाड़ हर चीज़ का होता है और मंडल का जुगाड़ तो हमेशा चलता है, ठीक है। तो इसके कारण इसमें भी जुगाड़ बना दिया जाए। I cannot completely convert my lecture in English because I am teaching production and production is very boring subject, so I cannot completely convert it to English. So for English speaking student, I am here to, if you get any difficulties, then you can contact me, okay, after my session in my WhatsApp I will explain. But obviously in this class I cannot completely convert it in English. Production is a very boring subject and I am teaching that subject because of this is a very boring subject, so I have to teach. So otherwise in English and Hindi, so most of the student is Hindi speaking, that's why I am speaking Hindi, and I am also not a good Hindi speaker, I am a Bengali person. So please try to understand, I have to take one language and that language will be Hindi now, and if in English speaking person find any difficulty, you can contact after that, ठीक है। I am a Bengali but I have to speak in Hindi. Why? Because of the system, because most of the student is Hindi speaking, that's why I have to speak in Hindi, okay। तो मेन बात ये हो रहा है कि अगर जैसे जुगाड़ में बताया, आपको सबको पता चल गया कि किसी भी कारण से अगर हमारा ये लाइव सेशन में कोई भी प्रॉब्लम आया, अगर बंद हो गया, तो कोई चिंता करने का बात नहीं, हम तुरंत दूसरा सेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। जब किसी भी कारण से अगर होगा तो तुरंत हमने दूसरा सेशन शुरू कर देंगे। तो इसके लिए जो है हमें जो सोच विचार करना है वो सोच विचार किया जाए। तो अभी हमें कौन सा सोच विचार चल रहा था, पेज नंबर 11 तक हम गए थे, पेज नंबर 11। तो अभी कौन सा शुरू करें, पेज नंबर 12, ठीक है। तो अभी जो है पेज नंबर 12 में चल गए थे, गणेश जी वाला फॉर्मूला, जो गणेश जी वाला फॉर्मूला के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। अच्छा, गणेश जी वाला फॉर्मूला का एक एल्गोरिदम बताया था, एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम यूज करके यहाँ पे जैसे गेट 2011 का क्वेश्चन है, जस्ट एल्गोरिदम फॉलो करे, डेटा पुट करे, आंसर आ जाएगा। गेट 2018 का क्वेश्चन है, वो भी जस्ट एल्गोरिदम फॉलो करे एंड डेटा पुट करे, आंसर आ जाएगा। फिर आता है आपका गेट 2017 का जो क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें थोड़ा सा लोचा वाला टाइप है, वो मैं कराता हूँ। तो अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कौन सा वाला है, पेज नंबर कौन सा है, 12 एंड आपका गेट 2017, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखो इसमें जो है पेज नंबर 12, दिस इज पेज नंबर 12, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन नंबर है वो है गेट 2017 एंड ऑब्वियसली इसका स्लाइड नंबर है 96, तो स्लाइड नंबर है 96। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देखो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑर्थोगोनल मेशिनिंग। तो पहले क्लियर कर ले ये मेशिनिंग कौन सा मेशिनिंग है ना, ऑर्थोगोनल मेशिनिंग। ऑर्थोगोनल मेशिनिंग विथ अ टूल ऑफ 9 डिग्री रेक एंगल, जिसका रेक एंगल है 9 डिग्री एंड अनकट चिप थिकनेस जो है, अनकट चिप थिकनेस जो टी है दैट इज 0.2 मिलीमीटर, जो अनकट चिप थिकनेस टी है 0.2 मिलीमीटर,
जो अनकट चिप थिकनेस है टी 0.2 मिलीमीटर। तो आपका जो टी है अनकट चिप थिकनेस वो गिवन है क्वेश्चन में, एंड द चिप थिकनेस जो हो रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आपका चिप थिकनेस पहले कितना था ना, चिप थिकनेस पहले टीसी था 0.25, तो बाद में कितना हो गया मिलीमीटर, बाद में कितना हो गया ना, बाद में टीसी हो गया 0.4 मिलीमीटर। तो ये दोनों अलग अलग केस है, दैट इज केस 1 एंड दैट इज केस 2। यहाँ पे दो अलग अलग केस है, पहले आपका टीसी था 0.25, बाद में हो गया टीसी 0.4, तो दे दो टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। गणितीय वाला फॉर्मूला से होगा, बट आपको 2 बार गणितीय वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके बोलता है अच्छा तो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शियर एंगल। तो मैंने पहला केस का जुगाड़ लगाता हूं, पहला केस का, आप बोलोगे पहला केस के लिए जो tan फाई है, पहला केस के लिए जो tan फाई है दैट इज इक्वल टू आर cos अल्फा बाई 1 माइनस आर sin अल्फा। अब r कहां से आएगा ना, t बाई टी सी। जो आपका पहला केस है उसमें r कितना होगा, t बाई टी सी, टी का वैल्यू 0.2, टी सी का वैल्यू 0.25, तो जाएगा 0.8। तो आपका r जो है दैट इज इक्वल टू 0.8, तो इसके हिसाब से डेटा पुट कर दो, तो 0.8 इंटू कॉस ऑफ कितना है, अल्फा का वैल्यू है 9 डिग्री, डिवाइड बाई 1 माइनस 0.8 इंटू साइन ऑफ 9 डिग्री। तो इसके हिसाब से हमें जो है tan फाई का गणितीय वाला फॉर्मूला मिल गया। अब बताओ फाई कितना है, यहाँ से जो फाई है, फाई का वैल्यू कितना है, भारतीय कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, जो फाई है वो कितना है 42.08 डिग्री। तो आपको जो है 42.08 डिग्री पहले फाई आ गया। आप बोलते नहीं, आपका जो टीसी है उसका वैल्यू जो केस 2 है वो हो गया 0.4, तो टी का वैल्यू उतना ही रहेगा, जो टी है टी का वैल्यू हमारा उतना ही रहेगा, जो टी है उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, जो टी है टी का वैल्यू कितना रह गया, जो आपका टी है टी का वैल्यू कितना रह गया ना, दैट इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, बट टीसी इट बिकम 0.4। तो अगर 0.4 मिलीमीटर हो गया तो आर कितना होगा, टी बाई टीसी। तो टी का वैल्यू 0.2 है, टीसी का वैल्यू 0.4 मिलीमीटर है, तो 0.5 आ जाएगा ना इसका चिप थिकनेस रेशियो। फिर गणितीय वाला फॉर्मूला लगाओ, जैसे गणितीय वाला फॉर्मूला होगा कि tan फाई इक्वल टू आर दैट इज 0.5 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 9 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस आर 0.5 इंटू साइन ऑफ अल्फा साइन 9 डिग्री। जैसे ही पुट किया पे फाई कितना मिल रहा है 28.18 डिग्री, ठीक है। तो 28.18 डिग्री आ गया आपका फाई। आप बताओ पहले कितना था ना, पहले हमारा जो फाई का वैल्यू जो आया था वो आया था 42.08 डिग्री, ये आपका मैक्सिमम हो गया, और अभी आ गया आपका मिनिमम हो गया दूसरा केस। तो एक एग्जामिनर पूछा था मैक्सिमम फाई डिवाइड बाय मिनिमम फाई, तो आपने जस्ट इसका मैक्सिमम फाई डिवाइड बाय मिनिमम फाई करो, तो आपका 42.08 था और अभी आपका 28.18 हो गया, तो कितना हो गया 1.49। सो 1.49 इज द आंसर। तो अच्छा हाँ, कुछ लोग 1.5 बोल रहे हो, देखो जुगाड़ एकदम क्लियर करें। इस बार जो गेट में एक जुगाड़ लगाया था, इस बार एक गेट में जुगाड़ लगाया था, कौन सा जुगाड़ लगाया था ना, बोला था कि कुछ कुछ डेटा को आपको नियरेस्ट इंटीजर में ले जाना है, कुछ कुछ डेटा को नियरेस्ट इंटीजर में ले जाना है, ऐसे एक जुगाड़ लगाया था। तो आप 1.49 इसमें आंसर पुट करोगे, अगर कुछ नहीं बोला एग्जामिनर तो हम 1.49 ही पुट करेंगे। अगर एक जना बोला नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर इसका 1 है। अगर इसमें बोला होता नियरेस्ट इंटीजर, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर वाला जुगाड़ अभी आया ना, गेट में ऐसे पहले नहीं आया था, इसी बार इन दिस ईयर ये जुगाड़ लगा दिया कि आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो अगर इन दिस केस हम नियरेस्ट इंटीजर जाते हैं तो इसमें 1 हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर, बट अगर नियरेस्ट वैल्यू बोले तो दिस कैन बी 1.5 ऑल्सो। तो आप अगर डेटा पुट करें तो हम बोलेंगे तो 1.49 पुट किया जाए, गेट का डेटा एंट्री क्वेश्चन है तो इसमें 1.49 पुट करने ही हम सजेस्ट करेंगे। तो आवर आंसर, हमारा आंसर जो हुआ दैट इज 1.49, ठीक है। 1.5 बोलोगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो बोल लो 1.49 ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट हम क्यों करें, हम 1.49 मिला 1.49 पुट करो ना, ठीक है, वो तो बोला नहीं कुछ करने के लिए। तो ये तो कहानी हो गया। उसके बाद आपने देखा एक खतरनाक क्वेश्चन आया है IAS 2014 कन्वेंशनल। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं, कन्वेंशनल क्वेश्चन हम जो है कुछ क्वेश्चन कन्वेंशनल का हम इसमें कराते हैं प्रीलिम एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन जो है डायरेक्टली गेट में IAS में और कन्वेंशनल था पहले बट वो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे बोल रहा है कि ये बार ऑफ 70 मिलीमीटर डायमीटर। अच्छा क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं कौन सा है, पेज नंबर कौन सा चल रहा है, पेज नंबर 12। तो आपका पेज नंबर चल रहा है दैट इज 12, दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया
जो आपका पेज नंबर चल रहा है दैट इज 12, जो पेज नंबर चल रहा है दैट इज 12, तो पेज नंबर 12 है। और ये क्वेश्चन नंबर जो स्लाइड नंबर है वो होता है आपका 97, जो स्लाइड नंबर है दैट इज 97 IES, ठीक है, 2014 कन्वेंशनल, जो आपका क्वेश्चन है इट इज कन्वेंशनल। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो प्रॉब्लम क्या है ना। बोल रहा है ओआरपी सर्कुलर है और हो रहा है ऑर्थोनल कटिंग, ओआरपी सर्कुलर है और बोल रहा है हो रहा है ऑर्थोनल कटिंग। ओआरपी सबका सर्कुलर है और हो रहा है ऑर्थोनल कटिंग, तो चलो देखते हैं कैसा। तो आपका जो ओआरपीस है, ओआरपीस हमारा सर्कुलर है और इधर से हो रहा है दैट इज ऑर्थोनल कटिंग, हो रहा है आपका ऑर्थोनल कटिंग, ठीक है। तो सर्कुलर वर्कपीस का कैसे ऑर्थोगोनल कटिंग होगा, देखो ऐसा हमारा कोई अगर सर्कुलर वर्कपीस है, इसका ऑर्थोगोनल कटिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसका अगर वर्कपीस है तो इसका ऑर्थोगोनल कटिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसका ऑर्थोगोनल कटिंग करने के लिए, इसका ऑर्थोगोनल कटिंग करने के लिए हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं ना, ऐसा करके हम कटिंग टूल अगर इस्तेमाल करें इन दिस, ऐसे करके अगर हम कटिंग टूल इस्तेमाल करें तो ऑर्थोगोनल कटिंग हो जाएगा। ऐसे करके कटिंग टूल इस्तेमाल करें ऑर्थोगोनल कटिंग हो जाएगा। ऑर्थोगोनल कटिंग का जो 4 कंडीशन है, कुछ लोगों को याद होगा, याद करो 4 कंडीशन क्या था ऑर्थोगोनल कटिंग करने के लिए ना। पहला कंडीशन है कटिंग एज एंड कटिंग वेलोसिटी। कटिंग एज, क्वेश्चन का आंसर निकलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जुगाड़। क्वेश्चन का आंसर निकलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जुगाड़। तो मैं जो जुगाड़ बता रहा हूं उसमें ध्यान रखें। तो पहला जो कंडीशन है वो होता है कटिंग एज एंड कटिंग वेलोसिटी, वो 90 डिग्री होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या था ना, कटिंग एज का चौड़ाई ज्यादा होना चाहिए, कटिंग एज का चौड़ाई ज्यादा होना चाहिए एंड वर्कपीस का जो चौड़ाई है वो कम होना चाहिए और दोनों तरफ में कटिंग एज रहना चाहिए, ये आपका दूसरा कंडीशन है। छिलका जो निकलेगा वो पतला होना चाहिए, मतलब डेप्थ ऑफ कट इज मिनिमम। तो कटिंग एज का चौड़ाई सबसे बड़ा है, वर्कपीस का चौड़ाई उससे छोटा है एंड डेप्थ ऑफ कट सबसे छोटा है, ये कंडीशन आपका दूसरा है। ऐसा क्यों चाहिए ना, जो छिलका निकालेगा वो कटिंग एज के साथ 90 में निकलना चाहिए, जो छिलका निकलेगा वो कटिंग एज के साथ 90 डिग्री में निकलना चाहिए। तो छिलका जो निकलेगा कटिंग एज से 90 निकलेगा, ऐसा क्यों चाहिए ना, उसका कारण है कि जो आपका जो फोर्स होगा वो ओनली 2 फोर्स होना चाहिए। तो हमारा इन दिस केस ऑल्सो ये वर्कपीस ऐसा रहता है, इस तरह से कटिंग रखोगे तो होगा, इसमें भी ऑर्थोगोनल कटिंग होगा, इट इज पॉसिबल। अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपका इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कभी भी कोई फोर्स नहीं आएगा, तो ओनली आपका इधर से कटिंग फोर्स आएगा और थ्रस्ट फोर्स आएगा, और ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कोई फोर्स नहीं आएगा। तो 2D कटिंग हो गया ना, और 2D मतलब ऑर्थोगोनल कटिंग हो गया, तो ऐसे हो सकता है। अब सवाल है ये जो काट रहे हो, पहले इसका डायमीटर कितना था ना, क्वेश्चन में बोल रहा है 70 मिलीमीटर डायमीटर था, और काटने के बाद इसका कितना डायमीटर हो गया, काटने के बाद इसका डायमीटर कितना हो गया ना, 68 मिलीमीटर डायमीटर हो गया। काटने के बाद इसका डायमीटर 68 मिलीमीटर हो गया। तो काटने से पहले इसका डायमीटर 70 मिलीमीटर था और काटने के बाद इसका डायमीटर 68 हो गया। तो व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ना, इसका जो एवरेज डायमीटर होगा, एवरेज डायमीटर वो आ जाएगा दैट इज डी एवरेज, जो डी एवरेज आएगा दैट इज 70 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 69 मिलीमीटर। तो आपका 69 मिलीमीटर जो है वो एवरेज आ जाएगा। अब ये जो एवरेज आप काट रहे हो, पेरीफेरी में काट रहे हो, तो पेरीफेरी में काट रहे हो, तो ये जो चीज है ये क्या है ना, ये आपका एल, मतलब काटने से पहले लंबाई था। जब तक आपने काटा नहीं था, काटने से पहले ये लंबाई था, तो काटने से पहले लंबाई था एल, और काटने के बाद लंबाई हो गया इसका एल सी, मतलब वो कितना है ना, क्वेश्चन में गिवन है 68.9, जो क्वेश्चन है उसमें गिवन होगा तो काटने के बाद 68.9, तो 68.9 मिलीमीटर वो गिवन है काटने के बाद। तो काटने से पहले ये पेरीफेरी जो था, जो मीन एवरेज, वो पेरीफेरी कितना था 68 मिलीमीटर का डायमीटर था, आपका 60 मीटर का डायमीटर था, तो जो पेरीफेरी था वो कितना था, बोलेंगे आपका जो एल होगा पाई इंटू 69 मिलीमीटर था। तो आपका काटने से पहले डायमीटर 69 था, तो काटने से पहले ये जो टोटल लंबाई है ये कितना था
पाई इंटू 69 था। काटने से पहले ये आपका 69 मिलीमीटर का था और काटने के बाद जाके पाई इंटू 69 हो गया। काटने के बाद जाके पाई इंटू 69 हो गया। तो आपका काटने के बाद जाके पाई इंटू 69 हो गया। अब क्लियर हुआ विषय? अच्छा, ये अगर एल है, ये अगर एल सी है, तो आप याद करो गणेश जी वाला फॉर्मूला में आर निकालने का तरीका क्या क्या था ना। हमारे पास गणेश जी वाला फॉर्मूला में आर निकालने के लिए हमारे पास लंबा चौड़ा एक फॉर्मूला आता है, वो मंडल का ही जुगाड़ है, ठीक है। लंबा इसी ले लो, तो लंबा चौड़ा एक होता है, तो जब आपका आर होता है दैट इज इक्वल टू टी बाई टी सी होता है। आपको याद है, सबको पता है टी बाई टी सी तो होता ही है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में टी बाई टी सी होता है। बट आर निकालने के लिए एल सी बाई एल भी होता है। एल सी क्या है? लेंथ ऑफ चिप। एल क्या है? अनकट लेंथ। एंड दैट इज इक्वल टू वी सी बाई वी भी होता है, दैट इज इक्वल टू साइन फाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा भी होता है। तो ऐसे करके साइन फाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा भी होता है, ठीक है। थोड़ा रुको होगा, ठीक है। साइन फाई डिवाइड बाई फाइव, तो इसका मतलब हमें कौन सा चाहिए ना, हमें इन दिस केस एल सी बाई एल करना चाहिए। तो आर इक्वल टू एल सी कितना है? व्हाट इज एल सी ना, एल सी क्या वैल्यू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अभी जो आपका निकला था, जो क्वेश्चन में दिया था 68.9, और ये आपका पाई इंटू हो जाएगा 69। आप बोलोगे आपने मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर ना लेके मीन डायमीटर क्यों लिया ना, ये जो आपका 68.9 है वो तो मीन लेंथ ऑफ द चिप दिया हुआ है ना, इसलिए तब जगह इसका वैल्यू हो जाएगा 0.318। तो आपका जो आर निकल गया वो आपका 0.318, जो आर निकल गया 0.318। जैसे ही आर निकल गया 0.31878, ठीक है 0.318, तो आपका फिर गणेश जी वाला फॉर्मूला आप बोलेगा आपका tan फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा। आर कितना है? 0.318, कॉस ऑफ अल्फा कितना है? 10 डिग्री, 1 माइनस 0.318 इंटू साइन ऑफ अल्फा कितना है? 10 डिग्री। तो ऐसा करके आपको फाई का वैल्यू कितना मिला ना, 18.33। जो फाई का वैल्यू मिला, फाई इक्वल टू 18.33 डिग्री, ठीक है। मैं सबका नाम नहीं बता सकता, सारे लोग जो बात कर रहे हो, ठीक है। अभी राहुल बोला जो है 18.33, यू आर करेक्ट ऑल्सो। विनय बोला वो भी करेक्ट, शिवम बोल लो ये भी करेक्ट है, अंकित बोला ये भी करेक्ट है, ठीक है। कार्तिकेय बोला ये भी करेक्ट है। राहुल जो बोल लो वी सी वाई भी होता है, वी वाई वी सी नहीं होता है भाई, उल्टा मत बोल राहुल। वीसी बाई भी होता है, वीसी छोटा है ना, वी बड़ा है। वीसी मतलब है वेलोसिटी ऑफ चिप, जो मेरा सिंबल है वीसी मतलब है वेलोसिटी ऑफ चिप, वी मतलब कटिंग वेलोसिटी, इसलिए वीसी बाई भी होगा। वीसी मतलब वेलोसिटी ऑफ चिप वो कम होता है, इसलिए आपका वीसी बाई भी होगा। तो ठीक है, तो आपका जो सारे लोग बोल रहे हो बहुत सही बात है, सारे लोगों को पता चल गया, बहुत खुशी की बात है। और अगर ये पता चल गया, ठीक उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, गेट 2020 में सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, सिर्फ डेटा चेंज हो गया। गेट 2020 आप देखो सेम, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्लाइड नंबर आपका एक बढ़ेगा, 97 था 98 हो जाएगा। गेट 2020 सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, जस्ट डेटा चेंज होगा। ये मंडल का जुगाड़ हमेशा लगता है, लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कराते रहे, ठीक है, शादियों से कराते रहे, लेकिन फाइनली जो है 2020 में आ ही गया। तब देखो इन टर्निंग प्रोसेस, जो अभी दूसरा क्वेश्चन है वो आप देखो गेट 2020। तो गेट 2020 में आ गया ये क्वेश्चन, एल सी बाई एल से हमें निकलना पड़ेगा आर, उसके बाद यूज करना पड़ेगा गणेश जी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एल सी बाई एल से हमें निकलना पड़ेगा आर, उसके बाद लगेगा हमारा गणेश जी वाला फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला विषय है इन टर्निंग प्रोसेस यूजिंग ऑर्थोगोनल टूल, ठीक है। जियोमेट्री ऑफ द चिप इज जियोमेट्री, द चिप लेंथ इज 100 मिलीमीटर इज ऑब्टेन फॉर एन अनकट चिप लेंथ 250। तो आपको पता चल गया कि छिलका जो लंबाई पैदा हुआ उसका लंबाई 100 है, और आपका जो पहले था वो आपका 250 था। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आर जो है गणेश जी वाला फॉर्मूला से होगा, टी बाई टी सी नहीं होगा, यहाँ पे एल सी बाई एल होगा। अच्छा वी सी बाई भी, कोई बोल रहे थे वी सी बाई भी, एक्चुअली आपने देखो कि जो वी सी है आपका चीप वेलोसिटी है, चीप वेलोसिटी, और वी होता है हमारा कटिंग वेलोसिटी, ऑर्थोगोनल कटिंग का वेलोसिटी, इसलिए आपका वी सी बाई भी होगा, ठीक है। वी सी आपका छोटा है, वी आपका बड़ा है, इसलिए वी सी बाई भी होगा। आप जाके आपका आर होता है टी बाई टी सी इक्वल टू एल सी बाई इक्वल टू वी सी बाई भी, तो मतलब इससे होगा ना, और उसका मतलब आर इक्वल टू वी एल सी कितना है, एल सी आपका लेंथ ऑफ चिप 100 है, ये आपका 250 है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 0.4, तो इसके हिसाब से आएगा 0.4। तो मतलब आर का वैल्यू मिल गया। जैसे मिल गया गणेश जी वाला फॉर्मूला, तो गणेश जी वाला फॉर्मूला tan फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा, 1 माइनस आर साइन अल्फा। डेटा पुट कर दो, 0.4 इंटू कॉस ऑफ अल्फा कितना था इसमें
20 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस 0.4 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। तो इसके हिसाब से आपका फाई का वैल्यू जो मिला वो कितना मिल गया, सारे लोग बहुत पहले से बता रहे हो, ठीक है। संदीप ने भी बोला, राम ने भी बोला, कार्तिकेय ने बोल दिया, बाबला भी बोला है, संदीप भी बोला है, एवरीवन इज करेक्ट। बहुत खुशी की बात है, शुभम भी बोल रहा है अभी करेक्ट, ठीक है। ऋतिक भी बोल रहा है करेक्ट, गणेश तो गणेश जी वाला फॉर्मूला यूज करो, गणेश भी बोल रहा है, संतोष भी बोल रहा हो, ठीक है। वी आर वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। मिल्की कैसे हो, ठीक है, ओ तुम भी हो, खुशी की बात है। विपिन, ठीक है, रविशंकर, दीपक, ठीक है, सारे मतलब बहुत खुशी की बात है। एवरीवन इज गिविंग करेक्ट आंसर एंड 23.53 इज द आंसर, सो दैट इज 23.53 डिग्री इज द आंसर। तो ये हमारा गणेश जी वाला फॉर्मूला का जो यूज है उसके बारे में जो जो बात करना था ये हमारा खत्म हो गया। फिर हम चलते हैं थोड़ा आगे कि बताओ शियर स्ट्रेन, जहां बोला जाएगा शियर स्ट्रेन, जहां बोला जाएगा शियर स्ट्रेन, आपको क्या बोला था, आप बोलोगे एक ही फॉर्मूला हम चाहते हैं और एक ही फॉर्मूला चाटेंगे, वो है शियर स्ट्रेन इक्वल टू cot phi प्लस tan of phi माइनस अल्फा। तो जहां बोला जाएगा, जहां भी बोला जाएगा शियर स्ट्रेन के बारे में, तब बोलेंगे हमारा cot phi प्लस tan of phi माइनस अल्फा। तो यही फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। जो आपका शियर स्ट्रेन है गामा इक्वल टू cot phi प्लस tan of phi माइनस अल्फा। लेकिन मैंने बोला हूं क्वेश्चन सॉल्व करना अगर है तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है ना, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम होगा कौन सा, एल्गोरिदम। कौन सा रिदम, एल्गोरिदम। सबसे पहला काम होगा इसका एल्गोरिदम बनाए। तो देखो जहां फाई घुस गया मतलब गणेश जी तो चाहिए ना, अगर फॉर्मूला में फाई घुस गया तो गणेश जी तो चाहिए ना, और अगर गणेश जी चाहिए तो उसका एल्गोरिदम क्या होगा ना, सबसे पहला हमारा शुरू होगा, बताओ टी कहां से निकाले। तो आपको बोला था, बहुत पहले भी बोला था उसका गणेश जी वाला का फॉर्मूला का, सबसे पहला हमारा काम होगा टी निकालने का। अगर ऑर्थोगोनल कटिंग हुआ तो टी का वैल्यू होगा आपका डेप्थ ऑफ कट, अगर टर्निंग हुआ टी का वैल्यू होगा एफ इंटू साइन लैम्डा, अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग होगा तो टी का वैल्यू हो जाएगा एफ इंटू साइन 90 डिग्री। अगर ऑर्थोगोनल कटिंग होगा तब जाके आपका टी का वैल्यू होगा डेप्थ ऑफ कट, अगर टर्निंग होगा टी इक्वल टू एफ साइन लैम्डा, अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग होगा तो लैम्डा का वैल्यू 90 होगा, टी इक्वल टू एफ साइन 90 डिग्री होगा। तो ये आपका केस है। अब जाके आपका टी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। फिर आप बोलोगे टीसी, बोला क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं तो हमने आर निकालेंगे टी बाई टी सी करके, नहीं तो एल सी बाई एल करके, नहीं तो वी सी बाई वी करके, ऐसे किसी भी फॉर्मूला से निकाल लो। फिर आपका तीसरा जो आएगा गणेश जी वाला फॉर्मूला tan फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा कर दिया जाए। फिर जाके फोर्थ स्टेप में आप निकालो शियर स्ट्रेन इक्वल टू cot फाई प्लस tan ऑफ फाई माइनस अल्फा। ये आपका 4 स्टेप में हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितना भी इसमें क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद ही एक क्वेश्चन है आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, उसमें हम सिर्फ डेटा पुट करना है, जो सिविल सर्विस का 2015 मेंस का क्वेश्चन है। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको गेट एग्जाम देना है कि आईएएस एग्जाम देना है, कुछ क्वेश्चन हम प्रीलिम्स का, मेंस का, इवन ये सिविल सर्विस का मेंस का भी सिलेक्ट करके दिए हैं। इसका कारण क्या है ना, एक गेट में डायरेक्टली आया है, आता है, आएगा, इसलिए आपका जो है सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। तो इसलिए मंडल जुगाड़ का जो जुगाड़ है मंडल का ऐसा नहीं लगता है, उसके लिए पहले बहुत जुगाड़ करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन आप डेटा पुट करके सॉल्व कर लेना। फिर आता है आपका दूसरा एक कहानी कि बताओ ये जो शियर स्ट्रेन है ये कब मिनिमम होगा, ये जो शियर स्ट्रेन है कब मिनिमम होगा। जुगाड़ से तो आपका एल्गोरिथम से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें जो भी दिया है कर लेना। बट आपका जो है मेन बात हो रहा है कि कैसे 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 जो है आपका जो है इसका मिनिमम किया जाएगा। दुनिया में बताओ मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हो, दुनिया में कोई भी चीज मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हो ना, आपको मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएशन करके जीरो कर दो। तो गामा का जो फॉर्मूला है ये अगर cot फाई प्लस tan ऑफ फाई माइनस अल्फा होगा, गामा का वैल्यू अगर cot फाई प्लस tan ऑफ फाई माइनस अल्फा होगा, रिमोट दो, थोड़ा सा एसी का सेटिंग कर लूं, काम क्यों नहीं हो रहा है।
यही मिनिमम है क्या? ठीक है, तो अभी जो है कि जो मैं बात कर रहा था कि गामा को अगर मिनिमाइज करना है तो हमें कैसे मिनिमाइज करना है, गामा को अगर मिनिमाइज करना है तो हमें कैसे मिनिमाइज करना है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको जो है डी गामा डी फाई इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मेड इट सिंपल, मेड इजी। दुनिया में कोई भी चीज को मिनिमाइज करने का बात करते हो तो गामा को मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, ये गामा को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करो एंड डिफरेंशिएशन करके 0 करो, तो अल्टीमेटली जो विषय है तो डिफरेंशिएशन करके इसको 0 कर दिया जाए। तो आपने डिफरेंशिएशन करके 0 करो तो कॉट फाई का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर फाई, टेन फाई कितना होता है, सेक स्क्वायर फाई माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये माइनस को इधर लेके चले जाओ तो आपका जो सेक स्क्वायर फाई माइनस अल्फा है दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ को स्क्वायर हटा दिया जाए और उसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब रेसिप्रोकल किया जाए, तो कोसेक का पहले दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, फिर 1 बाई करूंगा, आ जाएगा कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा, इधर में जाएगा साइन ऑफ फाई। अब देखो आप चाहते हो फाई का वैल्यू निकालना, इधर से इधर में आ गया कॉस, उधर में आ गया साइन, आपको पता है जुगाड़, अगर साइन आया है तो क्या करना चाहिए, कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, तो आपका कॉस ऑफ फाइव माइनस अल्फा, तो फाइव माइनस अल्फा जो है वो आ रहा है 90 माइनस फाइव, हो गया जुगाड़। तो 2 फाइव इक्वल टू 90 प्लस अल्फा अल्फा, तो आपका जो फाइव का वैल्यू हो जाएगा 45 प्लस अल्फा बाई 2। तो अल्फा का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, अल्फा का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमें पता है कि फाइव का वैल्यू अगर 45 प्लस अल्फा बाई 2 कर दूंगा तो उसके टाइम में आपका CS10 का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। यही केस है। लेकिन क्या ये आपका जो है, क्या ये जो आपका डेटा है, क्या आपको हमेशा ये चीज से मिनिमम आएगा? मिनिमम क्या प्रैक्टिकली आता है? पता नहीं, प्रैक्टिकली नहीं आता है। इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकली नहीं आता है। क्यों ना? अब थियोरिटिकली विषय है, चलो देखते हैं क्यों नहीं आता है। अगर हम इस चीज को तोड़े, अभी क्या बोल रहा हूं, कुछ पता चला क्या बोल रहा हूं? ये बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको मिनिमाइज करना है, अगर आपको मिनिमाइज करना है, अगर आपको मिनिमाइज करना है तो उसके लिए मिनिमम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जो ओलिविया जो क्या है ग्रिल लाइफ जो भी है तुम्हारा क्या क्वेश्चन IAS 94 से आगे नहीं बढ़ रहा है। चलो मैं जुगाड़ लगाता हूँ, करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद IAS 1994 का कुछ बोल रहा है, जुगाड़ करते हैं। पहले इसका बात किया जाए कि बताओ आपका CS10 मिनिमम क्यों नहीं होता है? CS10 का वैल्यू मिनिमम प्रैक्टिकली क्यों नहीं होता है? थियोरिटिकली तो कर दोगे, क्यों नहीं होता है ना? उसके लिए इसको तोड़ो, बताओ cos फाइव माइनस अल्फा का तोड़ने से क्या होगा? आपको पता है cos फाइव माइनस अल्फा cos A cos B प्लस sin A sin B दैट इज इक्वल टू sin फाइव। तो cos फाइव cos अल्फा प्लस sin फाइव sin अल्फा, तो आपका sin अल्फा को अगर इस तरफ कर दोगे तो क्या मिलेगा? cos फाइव इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन फाइव इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। तो इसको इधर से करके करो, tan फाइव कितना हो रहा है ना? tan फाइव हो रहा है दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन अल्फा। देखो जुगाड़, गणेश जी वाला फॉर्मूला बता रहा है कि अगर ये tan फाइव है तो r cos अल्फा बाई 1 माइनस r साइन अल्फा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना? tan फाइव इक्वल टू cos अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। मतलब क्या है ना, यहाँ पे एक r है जिसका वैल्यू 1 हो चुका है, यहाँ पे एक r है जिसका वैल्यू 1 हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा? अगर शियर, अगर आपका चिप थिकनेस रेशियो का वैल्यू 1 होता है तभी CS10 मिनिमम होगा। क्या प्रैक्टिकली कभी हो सकता है ना? हमें पता है कि r का वैल्यू 1 हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, r इज लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 है, वो हो ही नहीं सकता, तो प्रैक्टिकली आपका CS10 कभी भी मिनिमम नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली CS10 कभी मिनिमम नहीं हो सकता। ठीक है, जो प्रैक्टिकली जो CS10 है, CS10 का वैल्यू भी मिनिमम कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि जो आपको सोच विचार करना है, प्रैक्टिकली CS10 का जो वैल्यू है वो मिनिमम नहीं हो सकता। तो ये बात आ रहा है कि आपका प्रैक्टिकली, कौन सा कली? प्रैक्टिकली CS10 तभी मिनिमम होगा अगर आपका R का वैल्यू 1 होता है, बट R का वैल्यू 1 होगा नहीं होगा। जब R का वैल्यू 1 नहीं होगा इसका मतलब CS10 कभी प्रैक्टिकली नहीं होगा मिनिमम।
बट थियोरिटिकली बोलते हैं यस, अगर आपका फाई का वैल्यू कभी 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 हो जाता है, फाई का वैल्यू कभी 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 हो जाता है, तो एट दैट के कंडीशन, इन दैट कंडीशन तो ये हो सकता है। तो प्रैक्टिकली जो है नहीं होता है, थियोरिटिकली होता है। अगर आपका जो है फाई का वैल्यू 45 प्लस अल्फा बाई 2, यही जुगाड़ ला के दो सामने क्वेश्चन है, वो देखो क्या आंसर होगा। पहले बोला गया कि बताओ मिनिमम से एक्सटेंड कब होगा, ना क्वेश्चन क्या है, ना क्वेश्चन आईएएस कहाँ गया, हाँ आईएएस 2009 क्वेश्चन है, आईएएस 2009 का। जो आईएएस 2009 में बोला गया मिनिमम सीएसटी इन ऑर्थोगोनल टर्निंग विथ अ कटिंग टूल ऑफ जीरो रेक एंगल, अगर रेक एंगल आप जीरो कर दोगे तो फाई का वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा, और अगर फाई का वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा तो आपका जो गामा है दैट इज इक्वल टू कॉट फाई, कॉट ऑफ 45 डिग्री प्लस टेन फाई, टेन ऑफ 45 डिग्री माइनस अल्फा जीरो, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 दैट इज 2। तो इन दिस क्वेश्चन आपका आंसर होगा 2। बट जस्ट उसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, गेट पीआई वाला 1990 में ये बोला था इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल 12 डिग्री रेक एंगल 12 डिग्री हो गया, एंड फॉर ऑर्थोगोनल मेशिंग ऑफ द डक्टेड मेटल द शियर प्लेन एंगल फॉर द थियोरिटिकली मिनिमम शियर स्ट्रेंथ, बोल दिया थियोरिटिकली मिनिमम। जब थियोरिटिकली मिनिमम बोला है तो बोले देखो आपका जो फाई है वो आपका कितना होता है, फाई इक्वल टू 45 प्लस अल्फा बाई 2, तो अल्फा कितना है, रेक एंगल 12 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 51 डिग्री। तो इन दिस क्वेश्चन आपका देखो आंसर हो जाएगा 51 डिग्री, तो आंसर इज ए। ठीक है, नहीं दूसरा क्वेश्चन में चले गए हम 51 डिग्री में चले गए, जो लोग पूरा आंसर दे रहे हो 51 डिग्री में चले गए। तो इसके हिसाब से आपका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो 12 डिग्री रेक एंगल, तो उसके क्वेश्चन है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल 12 डिग्री रेक एंगल, तो आप बोलोगे फाई इक्वल टू 51। बट उसका मिनिमम सेक्शन कितना होगा, अगर बोला जाए इसके कारण मिनिमम सेक्शन का वैल्यू कितना होगा, वो क्या करे, हम बोलेंगे उसके कारण मिनिमम सिस्टम का जो वैल्यू होगा, उसके कारण मिनिमम सिस्टम का जो वैल्यू होगा गामा का मिनिमम वैल्यू, आप बोलोगे कॉट फाई, फाई का वैल्यू कितना है, फाई का वैल्यू कितना हुआ 51 डिग्री प्लस टेन ऑफ फाई माइनस अल्फा 51 माइनस 12 डिग्री। तो आपका ये जो फाई है, दिस फाई इज फॉर मिनिमम सिस्टम, जस्ट पुट द बेटा कॉट फाई प्लस टेन ऑफ फाई माइनस अल्फा, ये आ जाएगा 1.61, तो आंसर हो जाएगा इसका 1.61। ये पूछा नहीं गया, ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एग्जामिनर हमेशा थोड़ी वही पूछेगा कि जो यहाँ पे पूछा था पहले, ये जुगाड़ भी तो पूछ सकता है, बताओ मिनिमम सेक्शन कितना है। तो हमें जो क्वेश्चन का आंसर था वो 51 डिग्री था, बट हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा किया कि बताओ मिनिमम सेक्शन का वैल्यू कितना है, तब बोलेंगे 1.61 हो जाएगा मिनिमम सेक्शन। 1.61 16.1 नहीं है राहुल, ठीक है 1.61 जो बोल रहे हो 1.61, 1.51 कहाँ से आ रहा तुमको, रणधीर थोड़ा कैलकुलेटर ठीक से यूज़ करो तब आएगा 1.61। ठीक है, जो रक्षा है वो ठीक बोल रही है, ठीक है जोगेश है वो भी ठीक बोल रहा है, प्रतीक है वो भी ठीक बोल रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। अच्छा तुम्हारा नाम ही सब कुछ मिलेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलता है, इनर्जेटिक बंदा है, थोड़ा सा पॉजिटिव बंदा है। देखो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जिंदगी ज़्यादा दिन का है नहीं, ठीक है। मेरा कितना दिन बचा है बोला था ना 9000 डेज, उसका तो 100 ऐसे 100 हो गया, मतलब अभी कितना है 8800 डेज और बचा है। तो इसलिए जो है ज़्यादा दिन का ज़िंदगी नहीं है, इसलिए खुशी खुशी ज़िंदगी बिताए। अभी तो ऐसे ही कोरोना वोरोना कहाँ से आ गया पता नहीं, और उससे दुखी दुखात्मा होने का जरूरत क्या है, ठीक है। आप खुशी खुशी बचे नहीं, 22000 दिन तुम्हारा टोटल होता है, ठीक है। बस हम जो है 22000 दिन टोटल होता है, बट हमारा कितना है, मेरा जो बचा है वो मैंने बोला था 8000, अभी इतना कम मत कर दो, इतना भी कम नहीं है। 9000 से 100 माइनस करने से 8000 नहीं होता है, ठीक है। 9000 दिन टोटल बचा था, ठीक है, उसका जो है मेरा 100 कम हो गया, तो बच के मेरा जो बचा है वो कितना है, वो बचा है 80 जो 900 डेज बचा है बस। और उसका भी आज एक दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक एक करके खत्म होता जाएगा। सबका ही खत्म हो रहा है, लोगों को पता नहीं चलता है, खत्म होता रहता है, ठीक है। ऐसे ज़्यादा दिन के लिए खुश है नहीं इस धरती में, ठीक है। इसलिए जो भी है कि आप खुशी खुशी रहे। देखो 50,000 60,000 साल बुढ़ापे में हम जिएंगे नहीं, ठीक है। अभी जवानी में जी नहीं पा रहा, बुढ़ापे में क्या जी लेंगे। जितना लोगों को ऐसे सोचा कि बहुत ज़्यादा 1000 दिन तक जिएंगे, 1000 साल तक जिएंगे, 100 साल तक जिएंगे, 100 साल तक जी के क्या करेगा, बुढ़ापे में ही टाइम बढ़ेगा ना, ठीक है। इसलिए अभी जवानी है, अभी खुश जी ले, खुशी खुशी जी ले। अभी हाथ पैर जो चलना है सब चल रहा है, बट कुछ दिन बाद जाकर पता नहीं कहाँ दर्द होगा, घुटनों में दर्द, यहाँ पर दर्द, पता नहीं कहाँ दर्द होगा। तो इसके लिए तब का ज़्यादा दिन जीने का ना कोशिश करे, अभी ज़्यादा दिन जी ले। 21 डेज तो ऐसे ही गया। हाँ राहुल तुमने सही बोला कि उसका 21 से तो हम ही रह जाएगा, हम ही खुश रहे, क्यों दुखी रहे, ठीक है। इसका जो 21 दिन
हमारा गया, 21 दिन, जो हमारा जो कीमती 8900 डेज था उसका 21 दिन ऐसे ही गया। लेकिन क्या करे, अभी जाना जाएगा और क्या करे, उसके लिए दुखी होकर रहे तब भी जाएगा, खुश होकर रहे तब भी जाएगा, ठीक है, इसलिए खुश होकर रहे, ठीक है, जिसका गर्लफ्रेंड है वो भी खुश रहे, जिसका नहीं वो भी खुश रहे, ठीक है, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद दुखी होने का कोई कारण नहीं है, ठीक है, जिसका मैंने पहले ही बता चुका हूँ, गर्लफ्रेंड रहे तब भी खुश रहना है, नहीं रहे तब भी खुश रहना है, बट प्रैक्टिस विद मंडल, ये बात जो जुगाड़ बोला सही बोला, जो प्रैक्टिस जो करे वो सबसे पहले करे। तो आपका शियर स्ट्रेन लेके जो जो बात हो सकता है उसका कहानी हमारा खत्म हो चुका है, शियर स्ट्रेन लेके जो जो बात हो सकता है उसका कहानी हमारा खत्म हो चुका है। फिर जाके हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, इसका आगे बढ़े, वेलोसिटीज, ये वेलोसिटीज लेके इतना क्वेश्चन आया है ऑर्थोगोनल कटिंग का, वेलोसिटीज, वेलोसिटी नहीं है वेलोसिटीज, ठीक है, जो वेलोसिटीज जो है उसको लेकर स्वीपर करना है। तो आपको यहाँ पे 3 वेलोसिटीज होता है और 3 वेलोसिटीज मिला के कंप्लीट ट्रायंगल बनाता है। तो आपको याद है कि ऐसा करके हमारा कटिंग टूल रहता है, इधर में रहता है आपका कटिंग वेलोसिटी दैट इज v, इस तरह में रहता है आपका छिलका का वेलोसिटी दैट इज vc, एंड ये रहता है आपका vs दैट इज shear velocity in vs। दिस एंगल इज phi, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस phi माइनस 90 माइनस अल्फा। तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। तो अगर हम इसको जुगाड़ ला के साइन रूल यूज करें तो आपका वी वाई उसका ऑपोजिट एंगल, तो v डिवाइड बाई उसका ऑपोजिट एंगल दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस 5 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू vc उसका ऑपोजिट एंगल डिवाइड बाई दैट इज इक्वल टू साइन 5 दैट इज vs उसका ऑपोजिट एंगल, तो क्या होगा vs डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। यही तो होता है फॉर्मूला। और कहीं भी अगर साइन 90 माइनस समथिंग दिखता है वो तो हमारा आंख में खटकेगा। कोई लोग बोलता कहाँ खट रहा है, हम बिंदास देख रहे हैं, नहीं बिंदास देखना नहीं है, कॉस बनाना है इसको। तो मतलब ये जो आपका साइन ऑफ 90 माइनस जो एंगल है उसको क्या बनाना है, कॉस बना देना है। तो इसके हिसाब से आपका v डिवाइड बाई कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा इक्वल टू vc डिवाइड बाई साइन 5 इक्वल टू vs डिवाइड बाई कॉस ऑफ अल्फा। मतलब जितना भी साइन 90 माइनस था उसको कर दिया कॉस ऑफ अल्फा, जो साइन 90 था उसका कॉस ऑफ अल्फा कर दिया, ये हो गया, ठीक है। ये देखो इतना जो एलिजाबेथ है क्या हॉट है, पता नहीं कहाँ से है कि आपका जो है गर्लफ्रेंड से दूरी रहना सही है। अभी जो गर्लफ्रेंड से दूर है दूर रहे, जो पास है पास रहे, लेकिन खुश रहे, मेरा कहने का मतलब ये है। अब जो है ये आपका v डिवाइड बाई, जब आपका vc डिवाइड बाई v करता है, बताओ vc बाई v क्या होगा, यहाँ देख के ना, vc बाई v हो जाएगा साइन 5 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा। थोड़ा सा याद करो, ये आपका जो r नहीं हो रहा है, r इक्वल टू टी बाई टी सी इक्वल टू एल सी बाई टू वी सी बाई वी इक्वल टू साइन 5 बाई कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा होता है ना, तो इसका मतलब इक्वल टू हो जाएगा r, तो वी सी बाई वी हो जाएगा साइन 5 डिवाइड कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा इक्वल टू r। तो ये इसका वैल्यू r का बराबर होगा। जुगाड़ ध्यान रखे, कभी कभी हम इसको ना r इक्वल टू टी बाई टी सी भी कर देंगे, कभी कभी आपको एल सी बाई एल भी कर देंगे, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो करेंगे ना। अब उसका वी एस बाई वी करो तो क्या हो रहा है ना, वी एस बाई वी करोगे तो कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा ही हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट ये दो फॉर्मूला हमने बोला था 5 स्टार फॉर्मूला, मतलब क्या है ना, ये जो दो फॉर्मूला है इसको बोला जाता है 5 स्टार फॉर्मूला, इसको बोला जाता है 5 स्टार फॉर्मूला। क्यों ना, इसका कारण है भर भर के आया है, आता है, आएगा, तो इसलिए ये जो दो फॉर्मूला है इसमें 5 स्टार लगा दिया जाए, क्योंकि पूरा पूरा खून में घुस जाए, दिमाग में घुस जाए, जहां जहां घुसना घुस जाए, लेकिन याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हमेशा आया है, आता है, आएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो उसके बाद ही देख लो कितना क्वेश्चन है, एक एक करके खुशी खुशी आंसर बताओ। तो जो एक एक करके खुशी खुशी आंसर बताओ, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले जो आया है IAS 2004 इसरो 2009 का, IAS 2004 इसरो 2009 वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका स्लाइड नंबर मुझे दिख रहा है 111 इसका स्लाइड नंबर है 111 101, वो क्वेश्चन बताओ, ठीक है उसका।
तो जो स्लाइड नंबर है 111 उसमें बोलता है कि द रेक एंगल ऑफ ए कटिंग टूल, जो आपका रेक एंगल ऑफ ए कटिंग टूल इज 15 डिग्री, शियर एंगल इज 45 डिग्री, द कटिंग वेलोसिटी 35 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चिप अलोंग द टूल फेस, मतलब वीसी है ना। हम बोलेंगे देखो इसमें सीधा हमें जो दिख रहा है आपको करना है वीसी बाई वी, और वीसी बाई वी क्या होगा ना आर होगा, बट आर का बहुत जुगाड़ है, इसमें क्या गिवन है एंगल गिवन है, तो कौन सा वाला यूज करेंगे साइन फाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा। तो आपको यहाँ पे वीसी जो है वो आपको निकालना है, जो वी है वो 35 गिवन है, दैट इज इक्वल टू साइन फाई, साइन ऑफ फाई, फाई का वैल्यू कितना है ना, फाई का वैल्यू है 45 डिग्री डिवाइड बाई कॉस ऑफ फाई 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो ऐसे करके आपका वीसी कितना मिला ना, वीसी का वैल्यू मिल जाएगा 28.5 मीटर पर मिनट। क्या 28.5 है ना, वेरी गुड। कुछ लोग खुशी खुशी कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, परस भी कर दिया, सुरभि भी कर दिया, संदीप भी किया है, राहुल भी किया है, ऑलिवैन भी किया है, राहुल भी किया है, मतलब इतना जल्दी जा रहा है मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, कोई बहुत खुशी की बात है, सारे लोग सही बोले हो, वेरी गुड, चलो कीप इट अप, खुश रहे। आप जाके दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये IAS 2016 में आया था, आप ए बोल रहे हो संजीव, तुम ए बोल रहे हो, लेकिन ए उसका नहीं होगा क्योंकि जो साइन अल्फा है वो साइन फाई होगा, ठीक है, जो साइन फाई और साइन फाई। दूसरा क्वेश्चन आ गया, जो लोग अभी आंसर बता रहे हो वो देखो, अभी दूसरा क्वेश्चन देखो। IAS 2016 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द चिप्स इन मशीनिंग विद द कटिंग टूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशंस होल्ड्स गुड। ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ए बता रहे हो, बट जुगाड़ आंसर ये है साइन अल्फा नहीं होगा, साइन फाई होगा। और IAS का आंसर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ऐसे एरर रहता है, तो उससे कोई बात नहीं, आंसर होगा उसका ए, एंड आंसर ए में जो अल्फा है वो फाई होगा। तो आपका जो लिखा गया है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर दूँ, आप भी करेक्शन कर दे, क्योंकि UPSC का क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे हो सकता है एक दो क्वेश्चन में। तो यहाँ पे V डिवाइड बाई कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू VS डिवाइड बाई कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ पे जो है VC डिवाइड बाई साइन अल्फा लिखा है वो एक्चुअल होगा फाई। तो ये आपका आंसर होगा, आंसर इज ए। तो यहाँ पे जुगाड़ से हम आंसर दे रहे हैं, आंसर इज ए, ठीक है, आंसर इज ए। जो शोभित है वो भी सही बोल रहे हो, ठीक है, राहुल है वो भी सही बोल रहे हो, प्रिया है वो भी सही बोल रहे हो, और इमा है वो भी सही बोल रहे हो, ठीक है, तुम्हारा ए तो बोलो पहले, अंकित है वो भी सही बोल रहे हो, ओके, जोगेश है वो भी सही बोल रहे हो, रवि है वो भी सही बोल रहे हो, ठीक है, अमन सही बोल, चलो एवरीवन इज सही, ए खुश रहो, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS 2008 का। तो अभी हम जो चले गए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IAS 2008 का। इस क्वेश्चन का जुगाड़ से कैसे आंसर दे और ऐसे कैसे आंसर दे, जुगाड़ से कैसे आंसर दे ना, जुगाड़ से आंसर देने का हमारा खतरनाक तरीका है, देख लो। आप बताओ, चिप थिकनेस रेशियो और कटिंग रेशियो R होता है, तो जो R है उसका वैल्यू लेस देन 1 होता है, तो इसका मतलब आपका T/TC अगर होगा तो T जो है वो छोटा है, TC बड़ा है। और इसमें अगर VC/V करे तो आपका क्या होगा, VC छोटा है, V बड़ा है, VC मतलब वेलोसिटी ऑफ चिप और V मतलब कटिंग वेलोसिटी। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से क्या होगा ना, चिप वेलोसिटी विल बी 45 मीटर पर मिनट, जो चिप वेलोसिटी है 45 मीटर पर मिनट, ठीक है। देखो अगर आपका कटिंग वेलोसिटी 60 है, इसका वैल्यू अगर 60 है, 60 दे रहा है मीटर पर मिनट, तो VC का वैल्यू तो उससे कम होगा। अभी जो ऑप्शन 1 बोल रहा है चिप वेलोसिटी 45, बोल रहा हूं हो सकता है, दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी 80 तो हो ही नहीं सकता। जुगाड़ से आंसर दे रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। अगर V का वैल्यू 60 है तो VC के वैल्यू उससे कम होगा ना, तो ये 80 तो हो ही नहीं सकता, 80 नहीं हो सकता, कितना होगा 45 जो बोलो वही होगा ना। तो इसका मतलब आपका 1 होगा 2 नहीं होगा, तो 1 होगा और 2 नहीं होगा, आंसर इसे 1 होगा और 2 नहीं होगा। अब जुगाड़ देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हमें बताना होता है 1 होगा और 2 नहीं होगा, तो 1 होगा तो कौन सा होगा, 1 होगा तो मतलब कौन सा हो सकता है ना, 1 होगा मतलब A और B हो सकता है, और 2 नहीं होगा मतलब C और D नहीं हो सकता, ठीक है, C और D नहीं हो सकता, तो C और D नहीं हो सकता तो A और B हो सकता ना। अब ये जो A है उसमें 1 और 3 है
और बी है 1 और 4 है। अब 3 और 4 हमें चेक करना पड़ेगा। चिप थिकनेस विल बी, अब बताओ टी जो है इसका वैल्यू अगर डेप्थ ऑफ का 2.4 है तो टी का वैल्यू 2.4, तो टीसी का वैल्यू उससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? टी का वैल्यू टी बाई टी सी, टी से टी सी बड़ा होता है तो आपका 2.4 से 1.8 होगा कि 2.4 से 3.2 होगा? 3.2 होगा ना, तो ये 1.8 तो बड़ा नहीं हो रहा है ना, 1.8 बड़ा नहीं हो रहा है तो आपका 2.4 होना चाहिए। तो ये जुगाड़ से हम आंसर दे दे रहे हैं, हमें चेक करने का जरूरत नहीं है, जो चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो आपका कौन सा आ जाएगा 1 और 4, तो 1 और 4 आंसर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। तो सारे लोगों ने बी बोल दिया, रजत भी बी बोल दिया, नीतीश भी बी बोल दिया, शोभित भी बी बोल दिया, अतुल भी बी बोल दिया, ठीक है, जो अतुल भी बोल दिया, नीतीश भी बी बोल दिया, अशोक भी लोग भी बी बोल दिया, शिवम भी बोल दिया, सारे लोग, ऋषभ भी बी बोला। वेरी गुड, एवरीवन इज करेक्ट। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो नेक्स्ट क्वेश्चन IAS 2001, IAS 2001 का बताओ। क्वेश्चन पढ़ो पहले। इफ अल्फा इज द रेक एंगल and rake angle of the cutting tool, phi is the shear angle, v is the cutting velocity, then velocity of chip sliding along the shear plane is, velocity of the chip along the shear plane is। क्वेश्चन ठीक से पढ़े, ये आलतू फालतू आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़े, वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द shear plane, वेलोसिटी ऑफ द चिप स्लाइडिंग अलोंग द shear plane। तो आपका ध्यान रखे कि ये जो आपको 3 वेलोसिटी का बात हमने बोला था ऑर्थोगोनल कटिंग में, इसमें कहाँ पे कौन सा है? ये आपका कटिंग वेलोसिटी है। ये किसके साथ? टूल के साथ, जो वर्कपीस का रेडियल मोशन है। ये जो आपका shear वेलोसिटी था VS, ये इधर भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है VS, तो ये जो है दैट इज shear वेलोसिटी है, ये आपका shear वेलोसिटी है। और ये जो छिलका जाता है VC, तो VC जो वेलोसिटी है वो तो आपका चिप एंड टूल के बीच में है ना। क्या इसमें चिप एंड टूल के बीच में पूछा है? क्या चिप एंड टूल के बीच में पूछा है? क्या पूछा है? द वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द shear plane, तो इसका मतलब कौन सा है ना? दैट इज VS। और अगर VS है, आपको पता है VS बाई V जो है हमारा कौन सा था? cos अल्फा बाई cos ऑफ फाइव माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका V कितना हो जाएगा? VS इक्वल टू V इंटू कॉस अल्फा बाई कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा। सो आंसर इज ए। तो चलो, कुछ लोगों ने पहले गलत बोल रहे थे, अभी सारे लोग सही बोल रहे हो। आदेश भी सही बोल रहा है, निखिल भी सही बोल रहा है, प्रभाकर जो है तुम्हारा जो 12,000 क्वेश्चन का लिंक नहीं मिला, बाबला भी सही बोल रहा है, रजत भी सही बोल रहा हो, बहुत खुशी की बात है, सारे लोगों ने सही बोला, ठीक है। अभी आंसर इज ए। बट ध्यान रखे, क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के देता है कि आपने उसको VC ना समझे, वेलोसिटी ऑफ चिप सुन के खुश होकर डीजे लेके नाच ना ले। वेलोसिटी ऑफ चिप सुना, लेकिन वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द shear plane भी तो लिखा है, इसका मतलब दैट इज VS। और अगर VS है तो उसका VS बाई V इक्वल टू दिस, तो V इक्वल टू दिस, तो आंसर विल बी ए। बाकी सारे का क्वेश्चन आपका आंसर आप खुद ही कर सकते हो, इसलिए हम इसको ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना करें, ठीक है। shear plane एंगल, ऑर्थोगोनल कटिंग का बात कर रहा है, चिप थिकनेस रेशियो इसका भी बात हो गया, ये भी आप बता सकते हो। चिप वेलोसिटी अलोंग द shear plane हो गया। नेक्स्ट जब टॉपिक हमारा पहुंच गया shear strain रेट, रेट ऑफ shear strain। तो आपका जो shear strain रेट है और रेट ऑफ shear strain है, shear strain रेट है और रेट ऑफ shear strain है, हम उसके बारे में बातचीत करें। shear strain रेट है और रेट ऑफ shear strain है, ठीक है। पानी बता, जो shear strain रेट है और रेट ऑफ shear strain है उसके बारे में सोच करें। देखो, जो shear strain रेट है वो आपका रेट ऑफ shear strain है, वो आपका shear strain नहीं है, तो क्या है ना? रेट। हाँ, वो जो बोल रहा रेट, और जब रेट बोला जाएगा वो अलग ही चीज है। मतलब कौन सा अलग चीज है ना? उसका जो V जो आपका जो गामा डॉट दैट इज इक्वल टू डी गामा dt। जैसे बचपन से आप पढ़ते हो, व्हाट इज वाई डॉट? वाई डॉट होता है dy dx, व्हाट इज वाई डबल डॉट? दैट इज इक्वल टू d2y dx2। तो व्हाट इज गामा डॉट? दैट इज डी गामा dt। इसका फॉर्मूला क्या है ना? Vs डिवाइड बाई Ts। व्हाट इज दिस Ts? Ts होता है थिकनेस ऑफ द प्राइमरी shear जोन, थिकनेस ऑफ द प्राइमरी shear जोन। ये जो आपका ऑर्थोगोनल कटिंग होता है, जब हम ऑर्थोगोनल कटिंग करते हैं उस केस में ये जो थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस पैदा होता है, इस थिकनेस को बोला जाता है TS, दैट इज थिकनेस ऑफ द प्राइमरी shear जोन, एंड उसका वैल्यू मैक्सिमम 25 माइक्रोन होता है।
तो आपको जो सीमा क्लियर कट है कि गामा डॉट दैट इज डी गामा डी टी दैट इज वी एस बाई टी एस करना है, गामा डॉट डी गामा डी टी दैट इज वी एस डिवाइड बाई टी एस करना है। तो आपको वी एस डिवाइड बाई टी एस करना है दैट इज गामा डॉट। तो मेरे हिसाब से जो हमें सोच विचार करना है वो होता है गामा डॉट दैट इज नॉट शियर स्ट्रेन। पहले क्लियर कर ले, इट इज नॉट शियर स्ट्रेन, इट इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इट इज नॉट शियर स्ट्रेन, इट इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये आपका शियर स्ट्रेन नहीं है, इट इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, इट इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अगर होता है, ठीक है, कार्तिकेय जो है बहुत तोप चीज है, एक बार क्वेश्चन का बात नहीं है, बहुत ही तोप है, बहुत सारे एग्जाम में आया है, इसलिए हम करा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का जब बात किया जाए, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का, तो वी एस बाई टी एस है। लेकिन वी एस कहाँ से आएगा ना, उसके लिए आपका चाहिए आपका जो वेलोसिटी वाला फार्मूला, और वेलोसिटी वाला फार्मूला जो है वो कहाँ से आएगा ना, उसके लिए फाई है गणेश जी। तो गणेश जी से शुरू होकर लंबा चौड़ा इसका कैलकुलेशन होगा। तो इसका पहले एल्गोरिथम लिखा जाए। सबसे पहले आपको करना होगा टी इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट, और ऑर्थोगोनल कटिंग में टी इक्वल टू एफ इंटू साइन लैम्डा, टर्निंग में टी इक्वल टू एफ इंटू साइन 90 डिग्री। ये किसमें होता है, ऑर्थोगोनल टर्निंग में। पहला तो हो गया जुगाड़। दूसरा हो गया, दूसरा स्टेप आपका आर इक्वल टू टी बाई टी सी इक्वल टू एल सी बाई एल इक्वल टू वी सी बाई वी इक्वल टू साइन फाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो गया ना, आपका गणेश जी वाला फॉर्मूला टेन फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा। फिर आपका चौथा स्टेप आएगा कि आपको वी एस निकालना है, वी इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस ऑफ फाई। अभी तो बताया था ये फॉर्मूला, वी एस बाई वी इक्वल टू कॉस अल्फा। फिर 5 नंबर आएगा गामा डॉट इक्वल टू वी एस बाई टी एस। बट यूनिट भी ध्यान रखे, ये जो वी एस है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, और जो टी एस है इसका यूनिट मीटर होगा। फिर मीटर मीटर काट के आंसर क्या जाएगा, 1 बाई सेकेंड। आप बोलोगे ये क्या बेहुदा बात है, शियर स्ट्रेन बोल रहे हो, फिर आपका यूनिट आ जा रहा है। शियर स्ट्रेन नहीं बोल रहा हूं तब से, शियर स्ट्रेन रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वो अलग ही चीज है, इसमें इसका यूनिट भी होगा, क्योंकि आपका गामा डॉट जो है डी गामा डी टी है। जो गामा डॉट है आपका डी गामा डी टी है, गामा का तो यूनिट नहीं है शियर स्ट्रेन है, बट डी टी का तो यूनिट है ना, इसलिए आपका गामा डॉट जो होगा डी गामा डी टी होगा, इसका ऊपर का यूनिट नहीं है, नीचे यूनिट होता है, इसलिए 1 बाई सेकेंड इसका यूनिट बचेगा। लेकिन ध्यान रखिए यूनिट, इसका यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड में पुट करना है, इसका आपका मीटर में पुट करना है, तब जाके आपका आंसर 1 बाई सेकेंड में आएगा। तो ये आपका जो है यूनिट भी ध्यान रखे। तो ये जो जुगाड़ हम बता रहा है, एल्गोरिथम बता रहा है, ये एल्गोरिथम फॉलो करे। ठीक है, फास्ट स्टेप याद नहीं रहता है सर, फास्ट स्टेप कहाँ से याद नहीं रहता है, ध्यान बनाओ, फिर फास्ट स्टेप याद नहीं रहता है, तीन ही तो बात बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप इज डी इक्वल टी, जो अनकट चिप थिकनेस इक्वल टू डी है, दैट इज डेप्थ ऑफ कट। अगर ऑर्थोगोनल कटिंग लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो मैकेनिकल इंजीनियर में सिर्फ 3 ही टाइप का मेटल कटिंग का क्वेश्चन आता है, एक होता है ऑर्थोगोनल कटिंग, एक होता है टर्निंग, एक होता है ऑर्थोगोनल टर्निंग। अगर क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल कटिंग लिखा रहे तो टी का वैल्यू इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट होगा। अगर आपका ऑर्थो टर्निंग लिखा रहे, टी का वैल्यू एफ साइन लैम्डा होगा, फीड रेट इंटू साइन लैम्डा होगा। और अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग लिखा रहे, टी का वैल्यू एफ इंटू साइन 90 होगा, एफ होता है फीड रेट इंटू साइन 90 होगा, एफ होता है फीड रेट इंटू साइन 90 होगा, तब जाके आपका होगा। तो ये आपका ऑर्थोगोनल कटिंग का है, ये आपका टर्निंग का है, ये आपका ऑर्थोगोनल टर्निंग का है। अब क्वेश्चन कौन सा देगा उसके हिसाब से होगा। जैसा अभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ऑर्थोगोनल कटिंग का दिया, हाँ, जो अभी से बोलो बहुत सही बोला तुमने। ठीक है, आप जाके पहले जो है कुछ सुमन तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बोला था, पहले जुगाड़ सीखो। ये जुगाड़ सीख गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ठीक है सतीश, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी आई एक्सप्लेन नाउ। यू हैव टू रिमेंबर दिस टोटल एल्गोरिदम टू सॉल्व द क्वेश्चन of shear strain rate or rate of shear strain. So for rate of shear strain, what to do? Now next question, just GATE 2012. It was asked in GATE 2012 and slide number is 123. Slide number 123. Pertaining to the orthogonal metal cutting operation, तो बोली थी orthogonal metal cutting होगा। ठीक है, एंड चिप थिकनेस रेशियो, देखो आपको आर का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, तो डायरेक्टली आपको आर का वैल्यू मिल गया, कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.4, तो गिवन है, तो आर का वैल्यू 0.4 इट इज गिवन। नेक्स्ट, तो गणेशी वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए, tan phi इक्वल टू 0.4 इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस 0.4 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, तो आपका यहाँ से फाई मिल जाएगा, फाई कितना मिला, 22.94 डिग्री।
क्या 5 मिला 22.94? अरे आंसर तो सी बता रहा हूँ, तुम लोगों ने पूरा कर लिया, कोई बात नहीं। अब जो Vs है, V का वैल्यू 2.5 दिया मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस अल्फा, अल्फा 10 डिग्री डिवाइड बाई कॉस फाइव, फाइव का वैल्यू 22.94 माइनस अल्फा 10 डिग्री, तो Vs कितना मिला? दैट इज इक्वल टू 2.526 मीटर पर सेकेंड मिला। जैसे आपने पुट करोगे 2.526 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई Ts, Ts बोल रहा है 25 माइक्रोन, कौन सा क्रॉन? माइक्रोन, तो 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर, तो मीटर मीटर काट दो तो आंसर कितना आ जा रहा है? 1.01404 इंटू 10 टू दी पावर 5 पर सेकेंड। सो आंसर विल बी सी। तो सारे लोगों ने सी बोल दिया, बहुत खुशी की बात है। तो हमारा जो है ये चैप्टर का जो चीज़ होना था, अभी बाकी जो पार्ट है वो तो आपका छिलका के बारे में बात है, वो बताने का जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा एक चैप्टर समाप्त हो गया, डीजे ला के ना चले, बहुत खुशी की बात है। और 1 घंटा 5 मिनट हमारा हो भी गया, ठीक है। तो बहुत खुश हुआ, सारे लोगों ने खुशी खुशी आंसर दे रहा है, ये सबसे अच्छा विषय है, ठीक है। थैंक्स टू एवरीवन। तो मैं आज यहाँ पे ये ख़त्म कर रहा हूँ, और जो है नेक्स्ट जो सेशन होगा तो मैं कोशिश करूँगा कल जो है हो जाए, ठीक है। उसके बारे में आपको जो है बता देंगे, बट अभी तक जो है मैंने डायरेक्टली ये कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि कब होगा, बट मैं आपको टाइम बता दूंगा। क्लियर हुआ विषय? तो आपका 1.0104 है, ठीक है, आंसर सही है। तो आप खुश रहे, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ पहले सबसे ध्यान रखें, ये जो टाइम है इसमें आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। आपका इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ सकता है ना? पहला होता है खुश रहने से बढ़ सकता है। दूसरा कैसे बढ़ सकता है ना? वो योगा करो, योगा, ठीक है, वो करें। तीसरा क्या होता है? ध्यान करें, स्वामी विवेकानंद जी की तरह, ठीक है, ध्यान करें, उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो घर में रहना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, ठीक है, दुखी नहीं होना है, और एकदम खुश होकर अपना काम करना है। और अगर आप खुश होकर काम करोगे तो आपको इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। और अभी बहुत ज़्यादा जरूरत है इम्यूनिटी एंड क्लीनलीनेस का। तो घर में जो है हमेशा क्लीन रहे, चमकते रहे, ठीक है, एकदम जो है एकदम क्लीन कपड़ा पहने, रोज कपड़ा धोते रहे, ठीक है। उसके बाद जाके रोज हाथ धोते रहे। जैसे सिर्फ हाथ धोने का बात हो रहा था, पर मैं तो बोलूँगा रोज जो आप कपड़ा पहनते हो, वो जो भी कपड़ा पहन रहे हो रोज धोते रहे, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपका जो है एक तो एनर्जी थोड़ा सा लगेगा उसको कपड़ा धोने में, तो उससे थोड़ा सा एनर्जी कम होगा, ठीक है, जो जरूरी है, जो आपका जो एनर्जी है मतलब वर्क होगा। डेटॉल का भी जुगाड़ है, बट डेटॉल का जुगाड़ जो है सबके पास डेटॉल भी नहीं है ना। तो अभी जो जुगाड़ हम बता रहे हैं वो है कि सबके पास जो है पानी में धुला दिया जाए, ठीक है, कपड़ा धुला दिया जाए, कपड़ा भी धोते रहे और खुद धोए, किसी से धुलाए नहीं, ठीक है, अपना कपड़ा खुद धोए। क्यों धोए ना? उससे जो है एनर्जी लगेगा, उस काम करने में एनर्जी लगेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज करे, घर में एक्सरसाइज करे, घर में जो है कि फ्री हैंड जो एक्सरसाइज होता है वो करे। ऐसे नहीं कि ये जिम में जाके एक्सरसाइज करने का जरूरत है, फ्री में जो एक्सरसाइज होता है वही करे। ये चेंज कर दो, बैटरी चेंज कर दो। तो इसलिए जो है कि आपका जो फ्री में जो है जो एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज है वो करे, मतलब हमेशा, और एकदम हंसते खिलते रहे। जो घर में है तो दुखी होके बैठे हैं, मतलब ऐसा हो गया कि बंदा जैसे पता नहीं मेरा क्या हो गया, मेरा ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं होगा, ठीक है, 21 दिन मेरा ज़िंदगी से बीत गया, उससे मेरा प्रिपरेशन में कितना इफेक्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन कभी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बता रहे हैं, बहुत सही बात है कि पहले तो ज़िंदगी में खुश रहे। स्वामी विवेकानंद जी ध्यान करते थे, जो बात पूछ रहे हो ना, जो स्वामी विवेकानंद जी ध्यान करते थे। क्यों ध्यान करते थे ना? उससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन लेवल जब बढ़ेगा तो उसके कारण आपका प्रिपरेशन जो टाइम है वो कम होगा, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहेंगे, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहेंगे तो उसके कारण भी आपका जो है प्रैक्टिस होता रहेगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता रहेगा उसके कारण उतना जल्दी आप करोगे। दूसरा बात हो रहा है कि मेडिसी की तरफ से जो आपका स्टूडेंट पोर्टल में मटेरियल दिया गया, स्टूडेंट पोर्टल में जो मटेरियल दिया गया मेडिसी की तरफ से, वो स्टूडेंट पोर्टल वाला मटेरियल जो है आप जो है डाउनलोड करें, और उसके बाद उसको भी प्रैक्टिस करें। और कोई भी डाउट है
पहले कोई भी डाउट होता है उसको, जो कोई भी डाउट होता है उसको क्या करे ना, मुझे भेजे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, मेरा सब्जेक्ट का वाला जो भी डाउट है वो मुझे भेजे, ठीक है। अगर आपको आप व्हाट्सएप में भेजोगे, हम व्हाट्सएप में भी आंसर देंगे। अगर व्हाट्सएप में नहीं हुआ तो उसके में आंसर देंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन है मेरा जो होगा वो आप भेजे, ठीक है। वो जो आपका इसमें भी आएगा, जो भी सब्जेक्ट है उसमें कोई निश्चिंत रहे। तो मेडिजी वाला जो जुगाड़ बता रहा है वो भी आप करें। क्या क्लियर हुआ विषय? मतलब दुखी रहना नहीं है, मतलब मेरा मुद्दा बात है, दुखी रहने का जरूरत नहीं है, ध्यान करे, ठीक है। ध्यान करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी कैसे ध्यान करते थे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वो देखो, ठीक है। थोड़ा ध्यान करे, ठीक है। फ्री हैंड एक्सरसाइज करे, कपड़ा बर्तन खुद धोए, ठीक है। अपना खाना खाओगे, बर्तन खुद धोए, कपड़ा खुद धोए, हाथ खुद धोए, तो उसके कारण क्या होगा ना, उससे आपका एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो एनर्जी जो वेस्ट होना भी बेहद जरूरी है। हमारा जो है एनर्जी सिर्फ इन होता रहे, इनटेक होता रहे, आउट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए जो जुगाड़ है, फ्री हैंड एक्सरसाइज है बहुत सारे, जिससे आपका फ्री जो है एनर्जी कम होगा, और वो करना बेहद जरूरी है। इसलिए जो है खुश रहना बेहद जरूरी है, ठीक है। गर्लफ्रेंड तुम्हारा कपड़ा नहीं धोएगी, गर्लफ्रेंड बीवी होता है फिर भी धोएगा। अरविंद सिंह तुम अभी शादी नहीं किया, पता नहीं चला, ठीक है। गर्लफ्रेंड तुम्हारा कपड़ा धोएगी नहीं, ठीक है, वो बीवी है। तो इसके लिए जो है कि और बीवी से भी कपड़ा नहीं धुलाना है, अभी जो खुद से धोना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप घर में बैठे हो, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, ना तो साइकिलिंग कर सकता है, ना तो कुछ कर सकता है, ना तो जिम जा सकता है, तो फिर क्या करें उसके। इस टाइम में जो है हमें बहुत ऐसा रहना है। फिर का खाना भी बहुत सीमित टाइप का खाए, मतलब जो बहुत ही डाइजेस्ट अच्छा से हो पाए, आलतू फालतू खाना भी ना खाए, ठीक है, जो जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो। नहीं तो आपका जो 21 डेज है घर में बैठ बैठ के परेशान हो जाओगे। और पढ़ाई एकदम ढंग से करें, बहुत अच्छा से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस जम के करें। और ये बात ना सोचे कि हमारा जो है टाइम वेस्ट हो गया। जितना लोग मेरे पास मैसेज भेज रहे हो कि टाइम वेस्ट हो गया, तुम जान बना रहे हो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं हो गया, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। कि 21 डेज जो मिला है उसमें जम के प्रैक्टिस करो ना। जितना जो पुराना काम हमारा ये हो गया था, कम हो गया था, जो पुराना काम जमा हो गया था उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। अच्छा, जो मेन बात हो रहा है कि अभी हमें दुखी रहना नहीं है। 21 डेज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। मैं जो है मैं भी कराऊंगा प्रैक्टिस, आप निश्चिंत रहे, मैं भी कराऊंगा प्रैक्टिस। और नेक्स्ट सेशन कब होगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट सेशन कब होगा, बट होगा, ठीक है, उसमें निश्चिंत रहे। और जो भी करना है आप खुश रह के करें, दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। जितना भी लोग टेंशन ले रहे हो कि काल क्या होगा, परसों क्या होगा, 21 दिन बाद क्या होगा, देखते देखते 21 दिन खत्म भी हो जाएगा। हंसते रहेंगे जल्दी खत्म होगा, जो दुखी रहेंगे और खराब होकर खत्म होगा। कुछ लोग खुश होकर खत्म करते हैं, कुछ लोग दुखी रहता है। जो जितना दुखी रहेंगे उसका ये 21 दिन उतना लंबा समय लगेगा, और जो जितना खुश रहेंगे उसका 21 दिन बहुत कम टाइम लगेगा। कि हमने तो खुश रहा मतलब कैसे 21 दिन बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। स्टूडेंट पोर्टल का लॉगिन कैसे होगा नहीं होगा, मेरा फेसबुक में पूरा सारे दिया हूँ, उसमें जो है करो। मेडिजी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी दिया हुआ है, वो भी करो, ठीक है। और अगर चाहते हो तो मैं उसमें आपका जो व्हाट्सएप में मैं शेयर भी कर दूंगा, जिसके कारण आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट पोर्टल से जो मिल रहा है वो भी करें, प्रैक्टिस करें। और जो आपके पास पहले से ही है, जो काम बचा हुआ है वो प्रैक्टिस करें। देखो 21 डेज ज़्यादा दिन नहीं है, इसमें आप अगर पूरा ढंग से कोशिश करोगे तो मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे 2 सब्जेक्ट होगा। तो इसके लिए आप जिसको लगता है बहुत बड़ा ज़्यादा दिन मिल गया, आप ध्यान रखें हम 4 साल का कोर्स को हम मेडिजी वाले आपको 6 महीने में कराते हैं, ठीक है। 4 साल का कोर्स को 6 महीने में कराएंगे, तेल तो निकलेगा ना। तो उसके लिए 21 दिन जो टाइम मिला है, आप अगर सोचे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, आप बहुत गलत समझ रहे हो, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए 21 डेज इज़ वेरी वेरी लेस टाइम, ठीक है। इसलिए आप जो है खुश होकर काम करें। और अफवाह जो फैल रहा है बहुत सारे है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि ऐसा है कि चाइना में दूसरा वायरस ने लॉन्च कर दिया। जैसे चाइना, जैसे हमारा सैटेलाइट लॉन्च करता है हमारा इसरो, क्या चाइना वाले सिर्फ वायरस ही लॉन्च करता है क्या? अभी जो है कोई हाना वायरस ना, क्या कोई पता नहीं, हाना कुछ वायरस था, ठीक है, ऐसे लॉन्च कर दिया। देखो ऐसे अफवाह में ना जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम है कि हमारा हाइजीनिक सिस्टम, हम हाइजीन रहे, हम हाथ धोते रहे। हंटा वायरस, तो हंटा वायरस जो है, ये हंटा वायरस जो ये हंटा वंटा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब अफवाह है। और ऐसे कुछ लोग जो है, कुछ न्यूज़ में भी आता है, वो लोग अपना जो ये बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए ऐसे झंड टाइप का जुगाड़ बताता रहता है। ऐसे आलतू फालतू वायरस अभी तक आया नहीं, ठीक है। जो हंटा कर रहे हो वो है नहीं। तो हंटा वायरस जो है ऐसे है कि नहीं है, अगर वो है तो हम बाद में जुगाड़ लगाएंगे। जो टीआरपी बढ़ाने का जो जुगाड़ लगा रहा है वो लोग उस इस टाइप का बात में हम ना पड़े, ठीक है। आप टेंशन ना ले, पूरा देश का क्या होगा, पूरा देश को बहुत सुरक्षित होगा,
ठीक है, सारे लोग मान रहा है, मैंने देखा हूँ। और सारे लोग हमारा जो है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारा इंडिया में ऐसे झंझट का आदमी नहीं रहता है, एवरीवन इज़ वेरी गुड सिटीजन। और अगर सारे गुड सिटीजन हैं तो हम अच्छा से वो जो रूल्स है वो फॉलो कर रहा है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट यस, ये जो टाइम है इसको आप दुखी होके बिताने का कोशिश ना करें और बहुत सारा सोचना ले कि मैंने सारा दुनिया पढ़ लूंगा इस 21 डेज में। आप 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम कर सकते हो। अगर 2 सब्जेक्ट खत्म होता है तब तीसरा सब्जेक्ट के बारे में सोचे और जम के प्रैक्टिस करना शुरू करें, ठीक है। इसलिए जो है जम के प्रैक्टिस करने का शुरू करें और जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। एक बात मैंने बताया था बहुत सदियों पहले, आपको याद होगा, मैंने एक क्लास में ही बताया था कि इंसान एक ऐसा प्राणी है दुनिया में, धरती में हर प्राणी के ऊपर टॉर्चर करता रहता है, ठीक है। देखो, इंसान ही है जो बाकी प्राणी को टॉर्चर करता रहता है और वो जो टॉर्चर हमने किया उसका जो नुकसान है वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो कोरोना वरोना जो भी वायरस आया है, हमने जो टॉर्चर किया है दूसरा प्राणी को, उसी से लोचा पैदा हुआ। इसलिए हम जो है जो दूसरा प्राणी को टॉर्चर करता रहता है उससे ऐसे आलतू फालतू टाइप का कहानी हो सकता है। और अगर हो गया तो हमें क्या करना, सिर्फ चाइना ने वो वायरस लॉन्च किया, लेकिन ऐसा नहीं कि टॉर्चर सिर्फ चाइना वाले किया, हमने भी करता है, ठीक है। हमारा जो इंसान है, इंसान का इंटेंशन ही होता है जैसे सब कुछ हमारा है, पूरा धरती हमारा है, ऐसा बात नहीं है। हर प्राणी का इस धरती में रहने का अधिकार है, ये बात को सारे लोग समझे, ठीक है। हम हर प्राणी को बचने के लिए, हर प्राणी को बचाने के लिए कोशिश करें, ये बात समझें। इसलिए क्या होता है कि सारे जो लोग बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है, प्रॉब्लम पैदा हो रहा है कि दूसरा प्राणी को टॉर्चर मत करो। जो भी प्राणी है, एक कबूतर भी है, उसको भी जीने का पूरा अधिकार है, जैसे हमें जीने का अधिकार है ऐसे कबूतर का भी जीने का पूरा अधिकार है, तो उसका अधिकार को मत छीनो, ठीक है। इसलिए जो है कि सारा प्राणी को अधिकार इंसान ने छीन ले रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आपको जो है सारे प्राणी को अच्छा रहे, सारे आदमी खुश रहे, सारे प्राणी खुश रहे, तब जाके हम खुश रहे, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। और उसके कारण जो है कि अभी जो आपका प्रॉब्लम है जो पैदा हुआ, उसका सोल्यूशन एक ही है, हम घर में बैठे, तो आप खुश होकर घर में बैठे और आप प्रिपरेशन करते रहे। जो कुछ भी है, मैं हमेशा व्हाट्सएप में अभी अवेलेबल हूँ, 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, नहीं 8 घंटा सोना भी मुझे भी होता है, ठीक है, 16 घंटा मैं अवेलेबल हूँ। और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम है हमें भेजे। अच्छा, आईपैड के बारे में जो बात है, आईपैड जो है एक्चुअली क्या है, इसमें आज तक तो ना किसी कौन सा कंपनी रिक्रूट करेगा वो नहीं दिया, ठीक है। जो कंपनी रिक्रूट करेगा, कौन सा पे स्केल में रिक्रूट करेगा वो नहीं दिया, कहाँ पे कंपनी जो है रिक्रूट करेगा वो नहीं दिया, किस टाइप का जॉब होगा वो नहीं दिया। जब कुछ भी नहीं दिया, मैं कैसे बता दूं कि ये अच्छा है कि बुरा है। तो इसलिए जिसको लगे कि मैं ये भरना चाहता हूँ तो वो भरे, और जिसको लगे कि नहीं मुझे भरने का जरूरत नहीं है ना भरे। बट ये बात क्लियर करें, आईपैड के बारे में जो कुछ बता रहा है वो अपना दिल से मनगढ़ा कुछ कहानी बताते रहा है। एक्चुअल में क्या होगा किसी को पता नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में किसी को पता नहीं है। और मेरे पास जब तक उसका ना तो वेबसाइट है, उसमें भी गारंटेड नहीं दिखा रहा है कि कितना जो है बंदा को इसमें लिया जाएगा, ठीक है, कौन सा कंपनी रिक्रूट करेगा, कहाँ से कंपनी रिक्रूट करेगा, ये सब कोई नहीं बता रहा है। तो अगर जब कोई नहीं बताएगा तो मैं कहाँ से बता दूँ, ठीक है। तो इसके कारण जब इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, 1-1,500 रुपया फ़ी देना पड़ेगा, तो इसका जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ी है, तो इतना फ़ी दे के क्यों करें। तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि अगर ये बात करेक्ट होता, गवर्नमेंट का जो कोई वेबसाइट में आता तब भी हम मानते, बट ये गवर्नमेंट का भी कोई वेबसाइट में नहीं आया, तो इसलिए वो सब के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो चीज़ हमें आता है, मंडल अगर बता रहा है तो वो मतलब सही है, और अगर मंडल को पता नहीं है तो मंडल बताएगा नहीं, ठीक है। तो जब जो चीज़ में हमें पता नहीं है वो क्यों बताऊं, और वो जो है आलतू फालतू बात बता के आपको मैं एक गाइड कर दूं और उसके बाद जाके वो मिसगाइड हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं जो है आईपैड के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा, और उसमें जितना आपको पता है उसका वेबसाइट से मुझे भी उतना ही पता है, मैंने भी वेबसाइट में देखा हूँ, वेबसाइट में सुना हूँ ऐसे होता है, ठीक है। इसलिए जो जुगाड़ मैं बताता हूँ, जो मैंने पहले प्रूफ एंड फैक्ट है कि मेरे पास एक करेक्ट है, तो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो इसलिए वो बात मैं नहीं करूँगा। और बाकी जो चीज़ है कि ये जो मैं अभी बात बता रहा था उसमें ध्यान रखे, खुश रहे, तो हम लोग जो है एकदम अच्छा सिटीजन बने। और इंडिया में बहुत ही अच्छा सिटीजन होता है, यहाँ पे झंड टाइप का आदमी बहुत ही कम होता है, इसलिए जो है कि सारे लोग हम खुश होके रहे और अच्छा से जो डायरेक्टिव्स है वो फॉलो करें और
खुश होकर पढ़ाई करे, प्रिपरेशन करे, तो क्या टेंशन का बात है, क्या दुख का बात है, क्या दुख दर्द का बात है। 21 डेज ऐसे ही बीत जाएगा और बीत जाने का जो है बहुत अच्छा से अगर हो जाएगा। IRMS के बारे में जो बात बता रहा हूँ, ये बात आपका जो IRMS के बारे में जो पूछ रहा हो, ये बात सही है। देखो IRMS एग्ज़ाम जब आएगा, ठीक है, IRMS एग्ज़ाम जो जब आएगा तब उसमें क्या क्या आएगा, पहले तो एक पेपर होगा जो सब ब्रांच के लिए सेम होगा एंड वो जनरली जो हमारा सिविल सर्विस का जो पेपर होता है उस टाइप का होगा, बट एग्जैक्टली वो नहीं होगा। सिविल सर्विस में जैसा आता है उसी टाइप का पेपर होगा, बट एग्जैक्टली वो नहीं आएगा जो सिविल सर्विस में होता है, बट सबके लिए एक पेपर होगा। उसके बाद एक पेपर होगा जो सिर्फ आपका ब्रांच का होगा। अगर मैं मैकेनिकल हूँ, आप मैकेनिकल से दोगे तो मैकेनिकल का ही होगा, ठीक है। तो जैसे सिविल सर्विस का जो है, सिविल सर्विस का जो होता है वो जो सिविल सर्विस होता है, सिविल सर्विस का जो होता है उस टाइप का एग्जाम होगा। बट ठीक है, ऐसे कोई कोई बंदा भी आता है, कुछ दूसरा टीचर का नाम लिखते रहते हो, तुमको थप्पड़ मारे तब सीधा हो गया क्या? उसको जाके पूछो ना जिसको बात कर रहे हो। जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे से, मेरे 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 अगर चैनल में बात करो तो मेरे से बात करो, ठीक है। मैं मुझे जो पूछना है वो पूछो, जो बात आप बता रहे हो जिसका आपका रिक्वायरमेंट है उसका बात करो। ऐसे झंड टाइप का मैसेज करने का जरूरत नहीं है, ना तो दूसरा कोचिंग वाले का जरूरत है, ना तो ऐसे झंड बनने का जरूरत है। जो मुझे पूछना है वो पूछो, ठीक है। मैं कंटिन्यूअसली आपका जो चैट में वॉच रख के मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कुछ भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। IRMS के बारे में पूछ रहा है सारे लोग, इसलिए मैं IRS में आया हूँ। जो IRMS होता है, जो IRMS होता है वो क्या है ना, IRMS जो होता है उसमें एग्जाम होगा, बट वो एग्जाम कब होगा वो भी अभी तक नहीं आया ना। और जब वो ये नहीं आया, जब वो नहीं आया, IRMS कब होगा, जब वो नहीं आया तब क्या करे ना, तब जो है तब हमारा अभी तक चुपचाप रहे, प्रिपरेशन करे। और अगर IRMS भी आएगा तब भी क्या होगा, मैकेनिकल में तो मैकेनिकल ही रहेगा। हम जो पढ़ाते हैं, हमने जो आपको 276 पेज का मटेरियल दिया है, इससे दुनिया में कोई भी एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ ना आएगा, चाहे IRMS हो चाहे कुछ भी हो। आप सिविल सर्विस एग्जाम देने जाओ तब भी वही आएगा, अगर आप सिविल IES देने जाओ तब भी आएगा, गेट देने जाओ तब भी आएगा, PSU देने जाओ तब भी आएगा, अभी इस बार का एग्जाम होगा तब भी आएगा, ठीक है। कोल इंडिया का एग्जाम हुआ तब भी आया, जहां भी आपने एग्जाम दोगे उसी का आएगा। तो उसके लिए आप वो प्रिपरेशन करें ना। तो इसलिए जो आपको जुगाड़ है मैंने जो दिया हूँ सारा कंपाइल करके आपको एक 276 पेज का मटेरियल दे दिया, वो थमा दिया कि भाई ये पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है। IRMS के लिए भी वही पढ़ना है, ठीक है। IRMS के लिए भी वही पढ़ना है, उसका सिलेबस भी वही रहेगा जो हमने दिया है, उसके लिए निश्चिंत रहे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो मेन रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है कि आपका IRMS जो है, वो जो IRMS है वो पढ़ने जब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब हम बता देंगे। बट अभी आप जो है ऐसे ना सोचे IRMS के लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। IRMS जब आएगा तब आपको प्रिपरेशन करेंगे, बट तब प्रिपरेशन शुरू करने से नहीं होगा। अभी से जो आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो वही मैकेनिकल आएगा ना। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ ले, चाहे प्रोडक्शन पढ़ ले, चाहे आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ले, चाहे आपने RAC पढ़ ले, जो भी पढ़ ले, सारे क्या होगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है मैकेनिकल तो ही आएगा ना। अब नॉन टेक में थोड़ा सा इधर उधर किया जा सकता है, इधर उधर का, बट वो भी तो आप पढ़ते ही हो। आपने मैथमेटिक्स पढ़ते हो, एप्टीट्यूड पढ़ते हो, GS पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, मैथमेटिक्स इंग्लिश पढ़ते हो, तो उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उसको कुछ किसका परसेंटेज घटेगा बढ़ेगा। तो उसके कारण जो है अभी से निश्चिंत होकर पढ़ाई करना जरूरी है, और अभी से उसका सोच ना सोचे जो उसका नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। तो IRMS भी आएगा, उसके लिए भी हम गाइड करेंगे, आप निश्चिंत रहे। उसके लिए भी जो आप पढ़ाई कर रहे हो वही आएगा। तो आप जो पढ़ रहे हो उसका परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश कितना परसेंट आएगा वो हम नहीं बता सकते, जी आपका एप्टीट्यूड कितना परसेंट आएगा वो हम बता नहीं सकते, बट ये तो है कि वो आएगा ना। तो आप अगर आपका जो IRMS आएगा तो उसमें मैकेनिकल आएगा, तो मैकेनिकल तो वही आएगा ना जो हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस करें। UPPSC में भी सेम है, UPPSC भी सेम है। जो हमने 276 पेज आपको मटेरियल दिया हूँ, आप आज तक जो एग्जाम दिए हो उसी का क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा, और इसके बाद भी जो एग्जाम होगा उसी का आएगा। फिर हमने डे टू डे इसको मॉडिफाई करते रहता है, थोड़ा बहुत भी जो हमारा जहाँ पे एडिशन करना होता है हमने ऐड कर देता है, जहाँ पे डिलीशन करना होता है हमने डिलीट कर देता है। क्यों ना, आपको जो है कंक्रीट मटेरियल मिले, तो उतना ही आप प्रैक्टिस करें, घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, 21 डेज तक प्रैक्टिस करें। और जो भी जरूरत है मैं हूँ, हमेशा हूँ, और मैं एक जो 16 घंटे जो है मैं इसमें व्हाट्सएप में हूँ। जो आपको क्वेश्चन है मुझे तुरंत भेजे, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तब तक खुश रहे। अभी रात हो गया, डिनर कर लो जाके, ठीक है। आज शुरू करने में थोड़ा लेट हो गया, तो बाद में अगर शुरू करेंगे थोड़ा हम कम टाइम में शुरू करेंगे, जिससे बंदा का ठीक ठाक टाइम में डिनर हो जाए। इसलिए अभी खुशी खुशी जाके डिनर करे और सो जाए, फिर जो है कि जाके कल सुबह उठ के फिर पढ़ाई शुरू करे।
ठीक है, तब तक खुश रहे, बाय बाय, खुश रहो, बाय बाय। अभी मैं यहाँ पे अभी जो लाइव चैट है इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, खुश रहो।